ओके बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग बेटा अपने आईसी 26वां लेक्चर शुरू। हम लोग का थर्ड चैप्टर शुरू हो चुका है। उसका नाम है पावर एंड एफिशिएंसी। तो पढ़ रहे हैं पावर एंड एफिशिएंसी। अब बेटा हम लोगों के इस चैप्टर के 2 लेक्चर हो चुके। इस 2 लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा है मुख्य रूप से हमारे इन पावर होती तो 3 प्रकार की होती। एक को बोलते हैं इंडिकेटेड पावर, दूसरे को बोलते हैं ब्रेक पावर और तीसरे को बोलते हैं फ्रिक्शन। इंडिकेटेड पावर क्या होती है? जब हम फ्यूल को जलाते हैं, कंबशन गैसेस बनती हैं, उसके बाद सर्वप्रथम पिस्टन के ऊपर जो हमें कार्य मिलता है, कार्य करने की जो दर होती है, पावर, तो पिस्टन के ऊपर जो हमें ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, उसको बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। परंतु ये रेसिप्रोकेटिंग नेचर की, कम यूजफुल होती है। हम करते क्या है, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक की मदद से इसको रोटरी में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रेक पावर। लेकिन जो इंडिकेटेड पावर मिलती है उसकी तुलना में ब्रेक पावर कम हो जाती है, जो कि रास्ते में कुछ फ्रिक्शन वगैरह में लॉस हो जाता है। इंडिकेटेड पावर जो होती है, जो पिस्टन पे मिलती है, उसको निकालने का सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, पी एल कैपिटल ए स्मॉल एन ए डिवाइडेड बाय 1000 इन। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं हम लोग जानते हैं। पीएम जो है वो मीन इफेक्टिव प्रेशर, या तो वो दिया रहता है, और नहीं दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, पीएम को निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? पीएम बराबर निकालते हैं हम लोग ए अपॉन एल टू एस। यहां पे ए क्या है, एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, एल क्या है, लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, और एस जो है वो जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका स्प्रिंग स्केल। यहां से हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर आ जाता है। एल हमारी स्ट्रोक लेंथ होती है, आईडीसी से ओडीसी के बीच की दूरी। ए हमारा जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, उनका एरिया बोल लो या इनसाइड एरिया ऑफ द सिलेंडर बोल दो। स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक्स पर मिनट, जो कि कैपिटल एन या आरपीएम के बराबर होते हैं 2 स्ट्रोक इंजन में, और 4 स्ट्रोक इंजन होता है तो कैपिटल एन बाई 2। और के क्या है हमारा, ये हमारा नंबर ऑफ सिलेंडर। अब अगर हम प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेते हैं तो ये जो इकाई आती है इसकी वो वॉट आती है, उसको 1000 से भाग देने पे किलो वॉट आता है। यहाँ पे 1000 से डिवाइड करते हैं। एन चूंकि हमारा आरपीएम है तो ये जो कुछ वर्क आता है पर मिनट आता है, उसको 60 से भाग देते हैं तो पर सेकंड आता है, इसलिए यहाँ पे 1000 और 60 आया है। अब बीपी निकालने का सूत्र क्या है, ये होता है 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाई, हमने आपको फॉर्मूले में 60 दिया है, 1000 नहीं दिया। इसका मतलब यहां पे जो टॉर्क है वो न्यूटन मीटर नहीं है, यहां पे किलो न्यूटन मीटर है। और यहां पे एन जो है वो कैपिटल एन है आरपीएम। ये हमेशा आरपीएम जो है क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन है या उसका जो रिवोल्यूशन पर मिनट है। यहाँ पे स्मॉल एन नहीं है, ये 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक से बदलेगा नहीं, इंजन की स्पीड है। परंतु यहां जो स्मॉल एन है वो कैपिटल एन का फंक्शन है, और वो डिपेंड करेगा कि इंजन 2 स्ट्रोक है कि 4 स्ट्रोक। अब तीसरी पावर हमारी होती है फ्रिक्शन पावर, वो क्या होती है, आईपी माइनस बी। अब एक तो तरीका ये होता है निकालने का, दूसरा तरीका होता है विलियम्स लाइन मेथड, और तीसरा तरीका होता है बेटा विलियम्स लाइन मेथड, और तीसरा होता है मोर्स टेस्ट। अब हमने आपको कल बताया है लास्ट टाइम, बहुत ज्यादा प्रश्न आपको गाइड में मिलेंगे मोर्स टेस्ट, और बड़ा सिंपल सवाल होता है कि मोर्स टेस्ट किस इंजन पे लगाया जाता है फ्रिक्शन पावर निकालने की। तो आंसर है मल्टी सिलेंडर इंजन, फिर वो चाहे ऐसा इंजन हो चाहे सी 2 स्ट्रोक हो या 4 स्ट्रोक। अब देखिए बेटा, हम लोगों ने इस तरह से पावर निकालना तो सीख, ठीक है। अब जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, वर्क आउटपुट अपॉन हीट। इसका मतलब जो आउटपुट है वो तो निकालना हम सीख चुके हैं इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर के रूप में। अब अगर इसका हम जो इनपुट हम दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, उसके साथ लेखा जोखा करें या हिसाब किताब बनाएं तो आ जाएगी एफिशिएंसी। तो अगर आपसे ये पूछें कि एफिशिएंसी निकालने में इस पावर वाली पढ़ाई का मदद मिलेगा, यस सर, यही तो हमारा आउटपुट है। अब सिर्फ करना क्या है, इस आउटपुट के साथ जो हमने इंजन को दिया, हीट एनर्जी के रूप में जो इनपुट दिया, उसको भी यूज करना शुरू कर दे तो हम एफिशिएंसी पे पहुंच जाएंगे। आज का हम लोग का टॉपिक है एफिशिएंसी। हम लोग के इंजन में तरह तरह की एफिशिएंसी, आइए डिस्कस करें। तो आइए करते हैं एफिशिएंसी। अब देखिए बेटा, टॉपिक हमारा क्या है, एफिशिएंसी। इसको आप पहचानते हैं, ये हमारा रिस्पोर्टिंग सिस्टम है। ये हमारा क्या है, इनपुट है, जो कि हम ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में इंजन को देते हैं। कैसे निकालते हैं पीछे पढ़ चुके हैं।
हम इंजन को जो ऊष्मा देते हैं उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ए को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमने सर एमएफ का मतलब कितना फ्यूल जलाया मल्टीप्लाइड बाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब उस ईंधन का ऊष्मीय मान, तो हमें मालूम चल जाएगा कि हमने इस इंजन को कितना इनपुट दिया है। अब ये जो हम हीट एनर्जी देते हैं, हमारा सेकंड लॉ कहता है पूरी पूरी वर्क नहीं बन सकती, इसका कुछ हिस्सा वर्क बनता है और बाकी एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाता है लॉसेस 1 के रूप में। कौन कौन से लॉसेस? जो इंजन का एग्जॉस्ट निकल रहा है उसमें कुछ हीट चली जाती है, हम इंजन की कूलिंग करते हैं, एयर कूलिंग, वाटर कूलिंग, उसमें कुछ हीट निकल जाती है। मतलब इस ए में से ये लॉसेस घटा दें तो पिस्टन पे जो हमें वर्क मिलता है, जो पिस्टन पे हमें आउटपुट मिलता है मैकेनिकल वर्क के रूप में, इसको हम कहते हैं इंडिकेटेड पावर, जिसको हम निकाल सकते हैं। पीछे हमने देखा PMLA स्मॉल n के डिवाइडेड बाई 1060 वाले फॉर्मूले से। तो पिस्टन पे जो हमें ताकत मिली है वो है हमारा आउटपुट, और हमने जो ऊष्मा को फ्यूल को जला के जो ऊष्मा दी है उसको, या ऊष्मीय ऊर्जा दी है, वो है हमारा इनपुट। तो अगर ये आउटपुट है, ये इनपुट है, तो ये एफिशिएंसी हो जाएगी। लेकिन ये आउटपुट जो हमें मिला है पिस्टन के ऊपर, ये रेस्पोर्टिंग नेचर का है, हम इसको रोटरी नेचर में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इसको कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक के द्वारा रोटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या है? ये भी मैकेनिकल वर्क है, ये भी आउटपुट है, तो ये इनपुट, ये आउटपुट। लेकिन अब हम P को C में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? इस तंत्र के द्वारा। तो इसका मतलब यहां पे अगर हम लोग बार चार्ट में खींचे तो A सबसे ज्यादा होगा, B उससे कम होगा और C सबसे कम होगा। अपनी पढ़ाई में हम इसको इंडिकेटेड पावर बोलते हैं, इसको हम लोग ब्रेक पावर बोलते हैं। तो हमेशा इंडिकेटेड पावर जो है ब्रेक पावर से ज्यादा होगी, और इस दोनों के बीच में जो हमारा लॉस होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन पावर। इतनी बातें हम लोग जान चुके। अब जब हम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो इस आउटपुट को लेंगे, इस इनपुट को लेंगे तो एफिशिएंसी आएगी। हम इस आउटपुट को नहीं लेंगे ज्यादा, क्यों? क्योंकि ये बहुत उपयोगी नहीं है। हम इस आउटपुट को लेंगे, इस इनपुट को लेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। हम सर इस सिस्टम की एफिशिएंसी चाहते हैं, इस सिस्टम में क्या है? ये आउटपुट है, इसका इनपुट क्या है? ये एक एफिशिएंसी आ जाएगी। इसका मतलब अब हमारे पढ़ाई में तरह तरह की एफिशिएंसी आने जा रही है। अब हम सबसे पहले देखिए यहां पे 4 तरह की एफिशिएंसी की बात करेंगे इस टॉपिक पे। एक को हम कहते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी, यांत्रिक दक्षता। अब देखिए बेटा, आपने फ्यूल जलाया, फ्यूल जलाने से पिस्टन पे आपको जो भी ताकत मिली ये रेसिप्रोकेटिंग नेचर की थी। आप चाहते हैं इसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना, तो आपने इस रेसिप्रोकेटिंग पावर को रोटरी पावर में कन्वर्ट किया है। एक तरह से इंडिकेटेड पावर से आपने ब्रेक पावर पाई है। लेकिन आप देख रहे हैं, पीछे पढ़ के आए हैं, C हमेशा B से कम होगा। क्यों? क्योंकि जब ये पिस्टन चलेगा तो दीवार के साथ पिस्टन जब चलेगा तो कुछ रगड़ खाएगा, फ्रिक्शन होगा। ये जो हमारी कनेक्टिंग रॉड है, इसका ये क्या है? स्मॉल एंड है। ये क्या है? बिग एंड है। ये क्या है? क्रैंक लगा हुआ है, क्रैंकशैफ्ट। इन जगहों पे बेरिंग्स होगी, यहां पर रिलेटिव मोशन होगा, यहां पे घर्षण होगा। इसका मतलब B की तुलना में C कम है। लेकिन इस सिस्टम को अगर हम अच्छा बनाएंगे तो जो लॉसेस हैं वो कम होते जाएंगे। तो अब मैकेनिकल एफिशिएंसी का मतलब क्या है? दिस इज आउटपुट, दिस इज इनपुट, तो C/B। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी कुछ नहीं होती है बेटा, ये होती है C/B, एक तरह से C/B। तो इस दोनों को अगर हम देखें तो एक तरह से C/B क्या आ जाएगी? मैकेनिकल एफिशिएंसी। अभी थोड़ा डिटेल में देखेंगे आगे। लेकिन अब अगर हम लोग ये देखें कि ये है हमारा इनपुट और ये है हमारा आउटपुट, जरा समझिएगा, ये हीट एनर्जी है और ये मैकेनिकल वर्क है। तो हीट मैकेनिकल वर्क बन रही है, तो इसको हम बोलते थर्मल एनर्जी। किसी भी इंजन का काम क्या होता है बेटा? उसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? सर आउटपुट बटे इनपुट। इंजन का आउटपुट अब 2 तरह से है, ये वाला आउटपुट लोगे, ये आउटपुट, ये इनपुट। तो आप कह सकते हो यहां पे कि आउटपुट क्या हो गया? W/Q। तो चूंकि यहां पे उष्मा दी और वर्क बना, तो इसको हम लोग कहते हैं थर्मल एफिशिएंसी। तो ये क्या है? थर्मल एफिशिएंसी। अब अगर इसमें आपने वर्क जो है ये वाला वर्क कंसीडर किया है तो थर्मल एफिशिएंसी हो जाएगी B/A। अब यहां पे ये क्या है? इंडिकेटेड वर्क है, तो इसको बोलते हैं इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। लेकिन आपने कहा नहीं सर ये तो हमारे बहुत काम की नहीं है, हम तो असली वर्क वो मानेंगे जो कस्टमर को मिलेगा, जो हमें मिलेगा। पिस्टन के ऊपर कितना पैदा हुआ हमसे क्या मतलब सर? फाइनली हमें आउटपुट जो मिला इतनी ऊष्मा खर्च करके, तो ये इनपुट है, ये आउटपुट है, तो ये हो जाएगी C/A। लेकिन घूम फिर के क्या है? ये भी थर्मल एफिशिएंसी है, ये भी थर्मल एफिशिएंसी है। इसका मतलब हीट वर्क बनी पिस्टन के ऊपर, एक एफिशिएंसी हो गई। क्योंकि पिस्टन के ऊपर वर्क को बोलते हैं इंडिकेटेड वर्क या इंडिकेटेड पावर, ये हो गई इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। आपने ये हीट दी, वर्क मिला आपको क्रैंकशैफ्ट के ऊपर रोटरी रूप में, जो कि असली है। ये क्या है? ब्रेक पावर। तो इतनी हीट दे के आपको कितना ब्रेक पावर मिला? ये मिला।
तो ये है इनपुट, ये है आउटपुट, तो C बटे B, तो इसको बोलेंगे थर्मल एफिशिएंसी। कौन सी थर्मल एफिशिएंसी? ब्रेक पावर वाली थर्मल एफिशिएंसी या ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। तो दो तरह की थर्मल एफिशिएंसी पिक्चर में आ गई और एक मैकेनिकल एफिशिएंसी आ गई। अब जरा देखिए बेटा, C बटे B हो गई मैकेनिकल एफिशिएंसी, C बटे A हो गई थर्मल एफिशिएंसी, लेकिन कौन सी थर्मल एफिशिएंसी? ब्रेक थर्मल। और एक हो गई तुम्हारी B बटे A, ये कौन सी हो गई? थर्मल एफिशिएंसी। कौन सी हो गई? इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। कहने का मतलब ये दो एफिशिएंसी हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं और अच्छी तरह से, और उसके बाद इन दो को पढ़ेंगे। इसका मतलब इस चैप्टर में हमें ये चार एफिशिएंसी पढ़नी है और कुछ और छोटी बातें करनी है। चैप्टर फिनिश। आइए देखते हैं बेटा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब समझ चुके हैं, देखिए मैकेनिकल एफिशिएंसी का मतलब क्या है। हमारा जो इंडिकेटेड पावर है ये ब्रेक पावर में कन्वर्ट हो रहा है। यहां हम अपने इंडिकेटेड पावर को ब्रेक पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं। रास्ते में जो लॉसेज हैं ये फ्रिक्शन पावर है। हम चाहेंगे कि अपना सिस्टम इतना अच्छा बनाए कि ये फ्रिक्शन पावर कम हो जाए। देखिए बेटा, फ्रिक्शन को आप जीरो नहीं कर सकते, इसको रिड्यूस कर सकते। जितना ये कम होता जाएगा इस सिस्टम की एफिशिएंसी उतनी अच्छी होती जाएगी। तो कोई भी इंजन मैकेनिकली कितना अच्छा बनाया गया है, कितने कम लॉसेस को होकर बनाया गया है, ये उस इंजन की मैकेनिकल एफिशिएंसी कहलाती है। तो बेटा देखिए, इट इज द मेजर का मतलब होता है बेटा माप। तो व्हाट इज द मैकेनिकल एफिशिएंसी? मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है यह माप है किसकी? इंजन की यांत्रिक दक्षता की। अगर आपने कहा सपोज कीजिए कि एक इंजन की मैकेनिकल एफिशिएंसी 70% और दूसरे इंजन की मैकेनिकल एफिशिएंसी 90%। अगर आप मुझे ये बता रहे हैं, तो आपने मुझसे पूछा बताइए सर कौन सा इंजन कम हीट खा के ज्यादा वर्क देगा, तो मैंने कहा देखो बेटा, अगर मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात कर रहे हो तो इसमें हीट कहीं इन्वॉल्व नहीं हो रही। मैकेनिकल एफिशिएंसी ये बताएगी कि इतने इंडिकेटेड पावर को दोगे तो ब्रेक पावर कितनी मिलेगी। कहने का मतलब मैकेनिकल एफिशिएंसी 70% है का मतलब अगर ये 100 है तो ये 70 है। मैकेनिकल एफिशिएंसी 90 का मतलब क्या है कि अगर ये 100 है तो ये 90 है। लॉस पहले केस में 30 था, दूसरे केस में 10 है। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी बताती है इट इज द मेजर या माप ऑफ द मैकेनिकल परफेक्शन ऑफ द इंजन। इंजन मैकेनिकली कितना अच्छा हुआ है, मतलब इस सिस्टम की एफिशिएंसी की, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, बेयरिंग्स, फ्रिक्शन का लुब्रिकेशन कितना अच्छा कर रहा हो, इसके अच्छे होने का संकेत है। यहां पे उष्मा वर्क में ज्यादा बनी कि कम बनी इससे मतलब नहीं है। जो भी वर्क मिल गया पिस्टन के ऊपर वो कितनी अच्छे तरह से क्रैंकशाफ्ट पे पहुंचा, तो ये है हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी। ओके, आइए अब इस मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालेंगे कैसे? अगर हम इस तंत्र की, इस सिस्टम की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो ये क्या है? इनपुट, ये क्या है? आउटपुट। तो क्या हो जाएगी? C बटे B। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ये है हमारा C और ये क्या है? B। C बटे B। तो ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। ब्रेक पावर क्या है? पावर अवेलेबल एट द क्रैंकशाफ्ट रोटरीनेशन में और पावर अवेलेबल एट द पिस्टन फेस। दोनों पावर है, तो ये भी किलोवाट में होगी और ये भी किलोवाट में होगी। जब दोनों किलोवाट में तो किस में आएगी? डायमेंशन लेस हो जाएगी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में आएगी, फ्रैक्शन आएगा जिसको हम लोग परसेंटेज में प्रेजेंट करेंगे। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या है? ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। अब जरा इसको समझने की कोशिश करो। तो ये हुआ बेटा हमारा C बटे B, ये हुई हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी C बटे B। यहां पे C क्या है? ब्रेक पावर और B क्या है? इंडिकेटेड पावर। ये हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। अब जरा देखते हैं बेटा पहला पॉइंट, ईटा M। ईटा का मतलब एफिशिएंसी, ईटा का मतलब एफिशिएंसी, M का मतलब मैकेनिकल। मैकेनिकल एफिशिएंसी 2 स्ट्रोक इंजन की ज्यादा होती है 4 स्ट्रोक के तुलना में। अब अगर आपको याद हो 2 स्ट्रोक इंजन में वॉल और वॉल मैकेनिज्म नहीं होते। जब वॉल और वॉल मैकेनिज्म नहीं है तो समझते हैं क्या नहीं होगा? कैम्पशैफ्ट नहीं होगा, रॉकर आर्म नहीं होगी, पुश रॉड नहीं होगी, बहुत सारे कंपोनेंट नहीं होंगे, क्योंकि वॉल मैकेनिज्म सिर्फ एक नाम है बट उसके साथ 7-8 एलिमेंट जुड़े रहते हैं। इसका मतलब 2 स्ट्रोक इंजन में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कम होते हैं। जब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कम होते हैं तो मानी बात है घिसाव कम होगा, टूट फूट कम होगी और फ्रिक्शन भी कम होगा, जिसके फलस्वरूप 2 स्ट्रोक की मैकेनिकल एफिशिएंसी ज्यादा होगी। जब 4 स्ट्रोक इंजन है तो क्या होगा? तो वॉल होंगे, वॉल मैकेनिज्म होंगे। वॉल मैकेनिज्म का मतलब क्रैंक शैफ्ट से ताकत जाएगी कैम शैफ्ट पे, पर सीधे सीधे तो जाएगी नहीं, वहां पे 2 गियर होंगे, उसके बाद वहां पे पुश रॉड होगी या ओवरहेड कैम शैफ्ट होगा। 2 सिस्टम होते हैं, आपको याद होगा। तो हमेशा 2 स्ट्रोक की मैकेनिकल एफिशिएंसी 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में ज्यादा होती है। क्यों? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वॉल मैकेनिज्म इन द 2 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन में जो कि वॉल मैकेनिज्म होता है और इस वॉल मैकेनिज्म में कम से कम 7-8 कंपोनेंट होते हैं,
उन 7-8 कंपोनेंट के चलने में घर्षण वगैरह होगा, टूट फूट होगी, तो मानी बात है इसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी 4 स्ट्रोक की कम हो जाएगी, 2 स्ट्रोक की ज्यादा हो। दूसरी बात देखिए, तो पहली बात समझ में आई आपकी। दूसरी चीज, जैसे जैसे इंजन पुराना होता जाता है उसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी कम होती जाती है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। सपोज कीजिए आपके पास एक हीरो होंडा बाइक है और आपने खरीदी है अभी 2020 में, और मेरे पास एक हीरो होंडा बाइक है वो मैंने खरीदी है 2008 में। तो मेरी बाइक और आपकी बाइक दोनों हीरो होंडा हैं, और हीरो होंडा में बहुत सारे मॉडल आते हैं। मान लीजिए दोनों का हीरो होंडा मॉडल है स्प्लेंडर, और मान लेते हैं कि दोनों इंजन सेम है, मतलब जो इंजन की डिजाइन उस वक्त थी मेरे इंजन में 100 सीसी का स्प्लेंडर इंजन जैसा तब था, वैसा ही 100 सीसी का सिलेंडर स्प्लेंडर इंजन आपका भी है, दोनों का इंजन सेम। अब आपकी गाड़ी में जो आउटपुट मिल रहा है, मान लीजिए 2020 में, तो आपकी गाड़ी दे रही है, सपोज कीजिए 60 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में, और हमारी गाड़ी चल रही है 45 किलोमीटर 1 लीटर। कहने का मतलब कि हमारी गाड़ी चल रही 60 किलोमीटर पर लीटर, सॉरी आपकी चल रही, हमारी चल रही 45 किलोमीटर पर। या इस तरह से तो करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, थर्मल एफिशिएंसी पिक्चर में आ जाएगी। इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, हम दूसरी तरह से बात करते हैं। अब इंजन 100 सीसी का है बेटा, तो थोड़ा सा थर्मल एफिशिएंसी पिक्चर में आ जाएगी, तो समझाना मुश्किल हो जाएगा। आपकी गाड़ी से जो आउटपुट मिल रहा है, तो मानी बात है कि अगर आप इस बाइक को चलाइए तो ये बाइक 100 सीसी की है, दोनों हीरो होंडा है, दोनों 100 सीसी की। अगर दोनों बाइक 100 सीसी के तो क्या होगा, 100 सीसी तेल लेंगी, तो तेल तो लेंगी नहीं, तेल और वायु का मिक्सचर लेंगी जो पेट्रोल इंजन है। 100 घन सेंटीमीटर तेल लेंगी, मतलब टंकी में अगर 1 लीटर तेल है तो 10 साइकिल करेंगी, तो 100 सीसी तेल लेंगी, उसको कंप्रेस करेंगी, चिंगारी लेके जलाएंगी और ताकत मिलेगी। अब किस केस में समझिए, मान लीजिए तो आप दोनों के केस में जो स्पार्क प्लग है वो 100 सीसी को जलाएगा। दोनों के केस में मान लीजिए यहां पे मिल रहा है 10 किलोवाट, लेकिन अब हमारा इंजन चूंकि पुराना हो चुका है, 12 साल पुराना है, आपका इंजन नया है, तो मानी बात है कि हमारे इस सिस्टम में घर्षण ज्यादा हो चुका है, टूट फूट ज्यादा हो चुकी, कि 10 किलोवाट हमारे इंजन में पैदा हो रहा है पिस्टन पे, और हमें कितना मिल रहा होगा, मे बी 7 किलोवाट। लेकिन आपके इंजन में कितना है, 10 किलोवाट पैदा हो रहा है, और हो सकता है आपको मिल रहा हो 8 किलोवाट। कहने का मतलब कि जब आप गाड़ी को चलाएंगे तो जो आउटपुट मिलेगा या गाड़ी का जो पावर मिलेगा, ऐसा लगेगा कि ये इंजन जो है ज्यादा पावर वाला है, ये इंजन कम पावर वाला, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों इंजन हीरो होंडा हैं, दोनों 100 सीसी के हैं, दोनों सेम कंपनी के हैं, उनके डिजाइन में कोई चेंज नहीं है। फर्क क्या हुआ है, समय बढ़ने के साथ इसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी घटती चली गई। क्यों? क्योंकि टियर एंड वियर होता गया है, यहां पे घर्षण बढ़ गया है, यहां पे घर्षण बढ़ गया है, टूट फूट बढ़ गई है। मतलब सेम इनपुट अगर मिल भी रहा है तो आउटपुट कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, चाहे गाड़ी की चाहे इंसान की, के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो अंग प्रत्यंग होते हैं, अंदर टूट फूट घिसावट होती जाती है। हम लोग की स्पीड क्या हो गई, धीरे होती गई, पावर आउटपुट क्या है, कम होता गया है, एनर्जी वाइज हम लोग अब डाउन होते जाएंगे क्योंकि उम्र बढ़ रही। तो इसी चीज को बोलने की कोशिश की गई है। इंजन बिकम्स ओल्ड, जब इंजन की उम्र हो जाती है या इंजन पुराना हो जाता है, उसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी उतनी नहीं घटेगी, क्योंकि यहां पे पेट्रोल जो आज आप खरीदेंगे तो इंजन वही है तो पेट्रोल चलेगा, लेकिन जो पावर मिलेगी पिस्टन पे, जब उस पिस्टन की पावर को हम क्रैंकशाफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो रास्ते का जो तंत्र मंत्र है, जो पुर्जे हैं, इनमें घिसावट ज्यादा हो चुकी है, टूट फूट ज्यादा हो चुकी है, तो ये एफिशिएंसी घट जाएगी, मैकेनिकल एफिशिएंसी। दूसरा पॉइंट ये कहने की कोशिश की गई है कि जैसे इंजन की उम्र बढ़ती है, इंजन पुराना हो जाता है, उसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी घट जाती है। तीसरा पॉइंट है व्हेन एसआई इंजन, एसआई इंजन मतलब पेट्रोल इंजन एक तरह से, या जो चिंगारी जलाए जाते हैं, व्हेन एसआई इंजन इज थ्रॉटल्ड, इस मैकेनिकल एफिशिएंसी डिक्रीजेस। एरो नीचे है का मतलब इसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी घट जाती है। अब ये जो एक शब्द है ये आपके लिए नया है, व्हेन एसआई इंजन इज थ्रॉटल्ड। बेटा ये थ्रॉटल शब्द आया है थ्रॉटल वॉल्व से, THROTTL। ये थ्रॉटल वॉल्व क्या होता है, जब भी हम किसी पेट्रोल इंजन में एक्सीलेटर लेते हैं, चाहे कार है तो हम पैडल से लेते हैं और बाइक है तो हम लोग हाथ से लेते हैं। जब एक्सीलेटर लेते हैं तो वहां पे थ्रॉटल वॉल्व खुलता है और बंद होता है, उसी को बोलते हैं थ्रॉटल।
तो अब बेटा जब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, कार्बोरेटर आएगा तो वहां पे टर्म आएगा। तो जब इंजन की हम थ्रॉटल करते हैं, मतलब हम उसको अप डाउन करेंगे, उस वक्त उसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी कम होती है, लेकिन अगर फुल ओपन होता है तो मैकेनिकल एफिशिएंसी हाई होती है। अब बेटा किसी सवाल के ऑब्जेक्टिव में ये चूंकि था, मैंने इस पॉइंट को यहां जोड़ने की कोशिश की कि जब भी इंजन की थ्रॉटलिंग की जाती है, यहाँ पे थ्रॉटलिंग वो नहीं है एंथैल्पी बराबर कांस्टेंट वाली थ्रॉटलिंग, यहाँ पे थ्रॉटल वॉल से है। जब भी इंजन को थ्रॉटल किया जाता है उसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी घटती है। इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करने की कोशिश की, चूंकि एग्जाम में पूछी गई। तो अब बेटा मैकेनिकल एफिशिएंसी से संबंधित जो बातें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली एफिशिएंसी हमारी है थर्मल एफिशिएंसी। और थर्मल एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि हमने जो हीट दी है ये मैकेनिकल वर्क बना है, हमने जो हीट दी है ये मैकेनिकल वर्क बना है। लेकिन किस वर्क की बात कर रहे हैं? अगर इस वर्क की बात कर रहे हैं तो वर्क का पहला फॉर्म है जिसको आप कहते हैं इंडिकेटेड पावर। नहीं सर, ये तो ज्यादा यूजफुल है नहीं, ये तो पिस्टन पे मिलेगी, हमें इससे क्या? मैंने कोई बात नहीं। तो किस पे इंटरेस्टेड हो? सर हम तो इसमें इंटरेस्टेड हैं जिसको हम कह रहे हैं वर्क का दूसरा फॉर्म, जिसको हम कह रहे हैं ब्रेक पावर। तो अब डिपेंड करता है कि आपकी हीट वर्क बनी, अगर आप इस वर्क आउटपुट को कंसीडर कर रहे हैं तो दिस बटे दिस थर्मल एफिशिएंसी। लेकिन ये कौन सा है? इंडिकेटेड पावर, तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। लेकिन आप कंसीडर कर रहे हैं सर ये बहुत काम की नहीं है, हमारा ये इनपुट है, ये आउटपुट है, तो ये क्या है? वर्क या मैकेनिकल वर्क। ये क्या है? हीट। तो वर्क कितना मिला हीट देके, तो थर्मल एफिशिएंसी में क्या है कि ऊष्मा कितने बेहतर तरीके से यांत्रिक कार्य में कन्वर्ट हो रही है। अब किसी भी इंजन में देखिए बेटा, अगर आपसे यहां पे हमने बात की थी आपको कि 4 तरह की एफिशिएंसी है, मैकेनिकल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, रिलेटिव एफिशिएंसी। सर मान लीजिए वो पूछे सिर्फ एफिशिएंसी, मैंने कहा अगर सिर्फ एफिशिएंसी पूछेगा तो हम हमेशा क्या करेंगे? थर्मल एफिशिएंसी समझेंगे। इसका मतलब कि अगर हमारे प्रश्न में कभी भी वो ये ना पूछेगा, एफिशिएंसी का नाम ना ले, उसने कहा बताइए आईसी इंजन की एफिशिएंसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सर कौन सी एफिशिएंसी माने? आपने तो बहुत सारी बता दी है, मैकेनिकल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी। इसमें भी 2 प्रकार की, एक सर इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, एक ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। तीसरी बता दी है सर आपने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। चौथी बता दी है रिलेटिव एफिशिएंसी। इसमें भी 2 होती हैं, एक होती है इंडिकेटेड रिलेटिव और एक होती है ब्रेक रिलेटिव। अब सर ये तो उसने एग्जाम में बोला ही नहीं है, वो तो बोल रहा है कि बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया, वातावरण का टेम्परेचर बढ़ गया, बताइए एफिशिएंसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब बेटा इस वक्त समझिए, जब बोला जाए, यहां पे इस केस में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पिक्चर में आएगी टेम्परेचर वाले में, अगर कुछ ना बोला जाए तो हमेशा एफिशिएंसी को क्या माना जाएगा? थर्मल एफिशिएंसी माना। क्यों? क्योंकि बेटा इंजन का काम क्या है? किसी भी आईसी इंजन का, या आईसी इंजन क्या, हीट इंजन का काम क्या है? ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में कन्वर्ट करना। तो इंजन कितने अच्छे तरह से, कितने दक्ष तरीके से, कितने बेहतरीन तरीके से ऊष्मा को कार्य बना रहा है। ये बात तो सही है कि अगर 100 जूल ऊष्मा देंगे तो 100 जूल कार्य नहीं मिलेंगे, लेकिन 100 जूल ऊष्मा देके 10 जूल कार्य भी तो हम नहीं चाहते ना। हम चाहते हैं 100 जूल ऊष्मा दे तो कम से कम 50 दे, 45 दे, 40 दे, ये थोड़ी 2 जूल दे। तो इस ऊष्मीय ऊर्जा को हम यांत्रिक कार्य में कितनी अच्छी तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं, यही इसका उद्देश्य है। सबसे इंपॉर्टेंट एफिशिएंसी जो है वो थर्मल एफिशिएंसी। तो इसका मतलब हम लोग आ रहे हैं थर्मल एफिशिएंसी। अब बेटा थर्मल एफिशिएंसी में देखा आपने, ये हीट है तो ये वर्क है, ये थर्मल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल। ये हीट है तो ये वर्क है, ये भी क्या है? थर्मल एफिशिएंसी, लेकिन ब्रेक थर्मल। तो थर्मल एफिशिएंसी 2 प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं इंडिकेटेड थर्मल, एक को बोलते हैं ब्रेक थर्मल। इंडिकेटेड थर्मल का मतलब ये आउटपुट, ये इनपुट, तो ये हो जाएगी B/A और ये हो जाएगी C/A। आइए जरा देखते हैं बेटा। अब देखिए थर्मल एफिशिएंसी 2 प्रकार की हो गई, एक हो गई इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी क्या हो गई बेटा? B/A। B क्या है? पिस्टन पे उपलब्ध मैकेनिकल वर्क, जिसको आप बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। अब देखिए बेटा, इंडिकेटेड पावर या तो आपको दी हुई है, या आप अपने इस फॉर्मूले से, जो आप जानते हैं इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला आपके पास है, मैंने कई बार लिख दिया है, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। लेकिन जब आप इस फॉर्मूले से इंडिकेटेड पावर निकालेंगे तो किस में आएगी? किलोवाट में। अब समझिएगा बेटा, हमें निकालनी है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। ये क्या होती है? B/A। या कह सकते हैं आप कि पिस्टन पे जो यांत्रिक कार्य मिला है उसका, और हमने इंजन को जो ऊष्मा दी है उसका रेशियो है। तो ये इंडिकेटेड पावर किस में है? किलोवाट में। किलोवाट का मतलब क्या होता है बेटा? किलो जूल पर सेकंड। इसका मतलब नीचे जो भी चीज होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए? किलोवाट में होनी। अब हम नीचे क्या लेंगे? जो हमने उसको इनपुट दिया है। इनपुट क्या है हमारा? पीछे देखिए बेटा, हमारा इनपुट है ए। ए क्या होता है? जो ऊष्मा दी है। कैसे निकालेंगे? mf × cv।
तो ये क्या हो जाएगी mf इंटू CV। mf क्या है, मास ऑफ फ्यूल। याद कीजिए हम हमेशा कह रहे थे कि हमने इंजन को जो हीट दी है उसमें ऊर्जा दी है, कैसे निकालेंगे सर, जितना फ्यूल जलाया है उसकी मात्रा गुणे उस ईंधन का ऊष्मीय मान। अब mf इंटू CV, लेकिन ध्यान रहे इस mf और CV की इकाई ऐसी होनी चाहिए कि दोनों को गुणा करने से किलोवाट आए। तो अब जरा देखिए बेटा, mf हम किस में लेंगे, mf इंटू CV। यहां पे देखिए बेटा mf इंटू CV, हम mf किस में ले रहे हैं, देखिए हम mf ले रहे हैं मास ऑफ फ्यूल इन kg पर सेकेंड, तो हमने ले लिया ये kg पर सेकेंड। तो अब समझिएगा बेटा, इसके न्यूमेरिकल आपको बनाने नहीं है, लेकिन गेट वगैरह में इसके न्यूमेरिकल आते हैं। करना क्या पड़ता है, क्योंकि हमें ऊपर किलोवाट है नीचे भी किलोवाट चाहिए, तो हम mf लेते हैं kg पर सेकेंड में, इनटू कैल्विक वैल्यू किस में लेते हैं, किलो जूल पर केजी। तो अब यहां पे आप ले लेंगे किलो जूल पर केजी में। अब आप देखिए इसको लेके चलेंगे तो केजी केजी कैंसिल आउट, ये आ गया किलो जूल पर सेकेंड और ये हो गया किलोवाट। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते वक्त ये है हमारा इंडिकेटेड पावर किलोवाट में, तो नीचे क्या हो जाएगा mf इंटू CV को इस इकाई में ले ताकि ये किलोवाट आए, तो हम mf लेते हैं किलो जूल पर सेकेंड। लेकिन जब बड़े बड़े न्यूमेरिकल करते हैं तो वहां दिया रहता है 1 घंटे में इंजन इतना तेल खाता है, तो करेंगे क्या, उसको पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। अगर 1 घंटे में दिया 3600 से भाग दे देंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे हमें किलोवाट चाहिए और किलोवाट लाना है, इसको हम केजी पर सेकंड लेते हैं। और हमेशा जनरली जो कैल्विक वैल्यू होती है वो मास बेसिस पे जब दी जाती है तो किलो जूल पर केजी दे, तो केजी केजी कैंसिल्स आउट, किलो जूल पर सेकंड बराबर किलोवाट। अब ये हो गई हमारी इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। लेकिन अगर हमें ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है, इसका मतलब इंजन को हमने क्यों हीट दी, तो इसने हमें क्रैंक शेफ्ट पे कितनी ताकत दी, तो क्रैंक शेफ्ट पे ताकत कितनी दे रहा है, एक तरह से हमारे लिए यही क्या चीज है, C, और ये चीज क्या है, A। तो C का मतलब ब्रेक पावर, ये किस में होगी, किलोवाट में। इसको किस में होना चाहिए, किलोवाट में। ये किलोवाट कैसे आएगा सर, mf को ले लीजिए kg पर सेकंड में, अगर kg पर सेकंड में दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो कीजिए kg पर सेकंड में बदल दीजिए और ये हो जाएगा आपका किलो जूल पर kg। फिर वही बात आ गई। इसका मतलब अब आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले में नीचे जो डिनोमिनेटर है वो दोनों चीज, यहां IP बटे इनपुट और यहां BP बटे इनपुट, ये हो गया हम लोग का इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, मास ऑफ फ्यूल और कैल्विक वैल्यू। इसका मतलब हम लोग थर्मल एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। अगर पिस्टन पे प्राप्त कार्य को आउटपुट मानेंगे तो एफिशिएंसी होगी इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। लेकिन अगर पिस्टन पे प्राप्त कार्य को आउटपुट नहीं मानेंगे, और जनरली मानना भी नहीं चाहिए, तो हम करते हैं क्रैंकशाफ्ट पे अवेलेबल पावर को आउटपुट मानते हैं, तो हो जाएगा ब्रेक पावर डिवाइडेड बाई हीट इनपुट, तो हो जाएगी ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी है हमारे लिए, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, क्योंकि हमें मिल तो ये रहा है आउटपुट इस हीट से। आइए बस आगे देखते हैं 1-2 पॉइंट्स। अगर मान लीजिए, हाँ यहां पे थोड़ा सा, सर अगर मान लीजिए कह रहा है थर्मल एफिशिएंसी निकालो, तो कौन सी निकालें, हमेशा निकालिए ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। कि आउटपुट जो है हमारे लिए वो ब्रेक पावर है, पिस्टन पे कितना आया ये तो हमें मालूम नहीं चलेगा। पिस्टन पे जो आया है वो तो हम अगर मोस टेस्ट करेंगे या विलियम्स लाइन टेस्ट करेंगे तो हमें मालूम चलेगा, अदरवाइज तो, या हम इंडिकेटेड पावर निकालना चाहेंगे तो, अदरवाइज इंजन के आउटपुट पे तो हमेशा ब्रेक पावर मिलेगा। ज्यादा महत्वपूर्ण होती है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। और हमेशा बेटा देखते हैं, अब देखिए बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी जो होती है वो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी गुणनफल होती है। सर ये कैसे हो गया, मैंने कहा ये करके देख लेते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि पिस्टन पे जो पावर मिली, पिस्टन पे पावर क्या मिल रही तुम्हारी, ब्रेक पावर BP, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनपुट, सॉरी बेटा, पिस्टन पे जो पावर मिल रही वो है इंडिकेटेड पावर, पिस्टन पे जो पावर मिलेगी वो होगी आपकी इंडिकेटेड पावर। तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी, पिस्टन पे पावर मिलेगी इंडिकेटेड पावर डिवाइडेड बाय mf इंटू C गुणे मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कितनी अच्छी तरह से रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो रहा है, या इंडिकेटेड पावर कितनी अच्छी तरह से ब्रेक पावर में कन्वर्ट हो रही है। तो ब्रेक पावर क्या है, आउटपुट, इनपुट क्या है, इंडिकेटेड पावर। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, ब्रेक पावर बटे इंडिकेटेड पावर। ये हो गई बेटा ब्रेक पावर बटे इंडिकेटेड। यहां से देखिए कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, ब्रेक पावर अपॉन mf इंटू CV, यही तो हमारा होता है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी जो है वो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी का गुणनफल। इसके बाद जरा अच्छे समझिए, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी बेटा हमेशा इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी से कम होगी। देखिए बेटा मान लीजिए हमने यहां पे हीट इनपुट दिया वो 100 जूल दिया,
हमें इंडिकेटेड पावर के रूप में मान लीजिए मिला 60 जूल, तो निश्चित तौर पे जो हमें ब्रेक पावर में मिलेगा वो 60 से कम होगा, सब उसकी 40। अब जरा बताइए व्हाट इज द इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, आईपी बटे हीट इनपुट, तो 60 बटे 100 60%, 0.6 आया 60%। व्हाट इज द ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, सर 40 बटे 100 0.4% आया। इसका मतलब दोनों केस में डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर या अंश जो है यहां पे कम, तो इसका मतलब ब्रेक पावर बटे हीट इनपुट विल बी लेस एज कंपेयर टू इंडिकेटेड पावर। हमेशा ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी से कम होगी। अब बेटा यहां पे एक दूसरी चीज आ गई है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। अब समझिए बेटा, ये जो एफिशिएंसी होती हैं जो हम लोग निकाले हैं अभी तक पीछे थर्मल एफिशिएंसी, ये जो थर्मल एफिशिएंसी निकाल रहे हैं ये एक्चुअल साइकिल की एफिशिएंसी है। जब हमारा पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, जो भी हमारा इंजन है 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक एक्चुअल इंजन है, इसमें घर्षण वगैरह है। लेकिन जब हम वहां पे ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी निकालते हैं, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी निकालते हैं, और जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, याद कीजिए थोड़ा सा, मैं दिखाता हूं ये भी। ये सपोज कीजिए आपने अपने पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी निकाली है 1 - 1/RC की पावर गामा माइनस। अब अगर आपको याद हो, इस सूत्र को ड्राइव करते वक्त भी हम लोगों ने जो निकाला है वो थर्मल एफिशिएंसी ही निकाली है बेटा। थर्मल एफिशिएंसी कैसे निकाली थी, आउटपुट अपॉन इनपुट। इसमें क्या किया था, वर्क अपॉन हीट एडेड। वर्क क्या था, 2A माइनस 2R डिवाइडेड बाई 2A। QA बटे QA हो गया था 1 - 2R बाई QA। इसका मतलब कि ये यहीं से फॉर्मूला आया था ये वाला। तो ये फॉर्मूला जो आया है ये भी थर्मल एफिशिएंसी है, लेकिन ये किसकी है, आइडियल ऑटो साइकिल की, जहां पे घर्षण को नेग्लेक्ट किया गया था, सारी चीजें आदर्श थी। तो ये एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी जो है ये भी थर्मल एफिशिएंसी है, लेकिन ये आदर्श साइकिल की, और ये दोनों एफिशिएंसी किसकी है, एक्चुअल साइकिल की है। इसमें से ये ज्यादा होगी और ये कम होगी। तो अगर देखा जाए तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी सबसे कम होगी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी से ज्यादा होगी, और आइडियल साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी या कह सकते हैं एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा होगी। लेकिन तब भी ये 100 नहीं होगी, ठीक है, 100 से कम होगी। ओके, तो ये दूसरा पॉइंट हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तीसरे पॉइंट में समझिए बेटा, कभी कभी इस ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी को ईटा ओ या ओवरऑल एफिशिएंसी भी कहते हैं। समटाइम्स ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी इज आल्सो कॉल्ड ओवरऑल एफिशिएंसी। इसको ओवरऑल एफिशिएंसी भी कहते हैं, इस पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी। अब बेटा इस ओवरऑल एफिशिएंसी, तो ब्रेक थर्मल को ओवरऑल एफिशिएंसी भी कहते हैं। अब इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इसको समझाने, ठीक है। आइए मैं इसको मिटाऊंगा और फिर से एक बार एक्सप्लेन इस ओवरऑल एफिशिएंसी को। बेटा एक चीज समझिए, इस वाले को भी इरेज कर सकते हैं, एक बार आप देख चुके हो, तो रहने देते। चलिए यहां पे एक्सप्लेन करते हैं, ज्यादा आसान पड़े। अब देखिए बेटा, इस वक्त इस इंजन में दो तरह की सिस्टम काम कर रहे हैं। यहां देखिए, ये ऊष्मीय ऊर्जा बनी रेसिप्रोकेटिंग नेचर का मैकेनिकल वर्क। एक सिस्टम ये है, मतलब यहां पे जो स्पार्क प्लग है, जो कंबस्टन चैम्बर है, यहां की पूरी जो डिजाइन है, उसकी वजह से हीट बनी मैकेनिकल वर्क, लेकिन ये रेसिप्रोकेटिंग नेचर का। उसके बाद ये जो रेसिप्रोकेटिंग वर्क मिल गया है, इसको दूसरे सिस्टम ने, एक मैकेनिकल सिस्टम ने, जिसका पार्ट क्या है, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, इसने इसको इसमें कन्वर्ट। कहने का मतलब इस डिवाइस में या इस इंजन में दो तंत्र हैं। पहला तंत्र ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक कार्य बना रहा है, रेसिप्रोकेटिंग नेचर के यांत्रिक कार्य बना रहा है पिस्टन। दूसरा तंत्र इस यांत्रिक कार्य को यांत्रिक कार्य ही बना रहा है, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग की जगह रोटरी फॉर्म में। इसका मतलब अब इस इंजन की जो एफिशिएंसी है वो इस बात पे निर्भर करेगी कि इसकी एफिशिएंसी क्या है और इसकी एफिशिएंसी। सपोज कीजिए बेटा, आपका सिलेक्शन, आपके सिलेक्शन में क्या है। सपोज कीजिए हम लोग एज ए टीचर आपको कुछ पढ़ा रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम लोगों ने कितना अच्छा पढ़ाया, उसके हिसाब से हमने आपको कुछ मैटर दिया। अब लेकिन हमने जो ये मैटर दिया तो हमने सब बच्चों को पढ़ाया। अब उस में से कोई सेलेक्ट हो जाएगा, कोई सेलेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब एक तो हमारे इस टीचिंग सिस्टम की एफिशिएंसी होगी, और उसके बाद जो हम लोगों ने मैटर दे दिया उसी को लेके कोई बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा और कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब उस बच्चे की एफिशिएंसी। तो इस पूरे पठन पाठन की एफिशिएंसी में क्या है, एक तो हम टीचर्स की एफिशिएंसी होगी, हमारी जिम्मेदारी है कि हमने अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपको सही मैटर ही नहीं मिला, हमने जो एग्जाम में आता था वो पढ़ाया ही नहीं, और वो चीज पढ़ा दी जो एग्जाम में नहीं आता है, पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। मानी बात है कि एक हो गई टीचिंग टीम की एफिशिएंसी,
और ये आपकी एफिशिएंसी। तो सिलेक्शन किस पे निर्भर करेगा? इन दोनों पे निर्भर करेगा। इसका मतलब समझिए बेटा, एक इस तंत्र की एफिशिएंसी हुई, ये क्या हो गई जरा समझिएगा, ये क्या हो गई B/A। और फिर जब हमने B वर्ग दे दिया इंडिकेट पावर ग्रुप में, अब ये कितनी अच्छी तरह से C में कन्वर्ट हुआ, तो इस तंत्र की एफिशिएंसी क्या हो गई C/B। ये B कट गया, ये क्या आ गया C/A। इसका मतलब इस पूरे सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी? इस पूरे सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी इसके अंदर सम्मिलित सभी सिस्टम की एफिशिएंसी का गुणनफल होगी। तो मेरी बात को पकड़ने की कोशिश कीजिए। ओवरऑल एफिशिएंसी कुछ नहीं होती, एक जनरल कॉन्सेप्ट है, कई जगह इन्वॉल्व होगा, यहां तक कि हाइड्रोलिक्स में भी होता है, हाइड्रोलिक मशीन्स के भी बड़े बड़े सवाल करते हैं। तो अब जरा समझिए बेटा, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी को ओवरऑल एफिशिएंसी भी कहते हैं। अब ये कोई ओवरऑल एफिशिएंसी आईसी इंजन संबंधित नहीं है। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी है। अब जरा मैं इसको एक और दूसरे थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सपोज कीजिए बेटा, मैं एज ए टीचर क्या करता हूं कि जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या मैं पैदा होते ही जानता था? हमने भी बुक्स से पढ़ा है। मान लीजिए बुक्स में जो दिया हुआ है, बुक्स में 100 चीज दी थी। अब एज ए टीचर उस किताब में जो दिया है उसको समझने की मेरी भी क्षमता है, मैं मंदबुद्धि का हूं। तो जो चीज उसमें दी थी मुझे जितना समझ में आएगी तो एज ए टीचर मेरी एफिशिएंसी कहलाएगी। तो एज ए टीचर मेरी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? मेरे लिए इनपुट है और ये आउटपुट। सपोज कीजिए किताब में 100 बातें दी थी, फॉरेन राइटर की किताबों में अच्छी अच्छी किताब, क्या मुझे 100 की 100 समझ में आ गई? नहीं, मुझे मान लीजिए उसमें से 80 समझ में आई। तो अगर मुझे 80 समझ में आई तो एज ए टीचर मेरी एफिशिएंसी क्या हुई? मेरी एफिशिएंसी हुई 80/100। अब मैं उतना पढ़ के क्लास में आपके आया हूं। अब मैंने आपको जो भी मुझे आता है, मुझे 100 किताबों में था, मुझे 100 समझ में ही नहीं आता तो मैं आज किसी बड़ी कंपनी में कहीं बैठा होता, रिसर्च कर रहा होता। ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब मैंने उन चीजों को समझने की कोशिश की, लेकिन 80% मैं उसको समझ पाया बढ़िया तरह से। तो मेरी एफिशिएंसी, समझने की एफिशिएंसी मेरी कितनी है? 80। लेकिन अब मैं जितना समझ गया हूं 80, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मेरी समझाने की एफिशिएंसी मान लीजिए थोड़ी सी बेहतर है, तो अब मुझे 80 आप मेरे पास था और मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और सपोज कीजिए इसको बोलेंगे हम एक्सप्लेन करना, तो मेरी समझाने की एफिशिएंसी थी, ये क्या थी? मेरी समझने की एफिशिएंसी। ये है मेरी समझाने की एफिशिएंसी। तो 80 चीजें मैं लेके आया और मैंने खूब कायदे से आपको समझा दी 72 चीजें। समझिएगा बेटा, तो मेरी एफिशिएंसी क्या हो गई? 72 आउटपुट है और समझ कितना आया था? 80। अब यह है मेरी समझने की एफिशिएंसी। किताब में दी थी 100 बातें, मेरे समझ में आई 80 बातें, तो मेरे किताब से समझने की एफिशिएंसी कितनी हुई? 80%। 80%। मेरी समझने की एफिशिएंसी, मंदबुद्धि का हूं, कम समझ पाता हूं, जो कुछ है मेहनत करके जिंदा हूं, तो रोटी का जुगाड़ करता हूं। लेकिन एक बार मेरे समझ में कोई चीज आ जाए तो मैं कोशिश करता हूं कि बच्चे को समझाऊं, तरह तरह के उदाहरण लेके इधर उधर किसी। तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरी समझाने की एफिशिएंसी तुलनात्मक रूप से ठीक है, बकबक बहुत करता हूं। तो मेरे को 80 समझ में आई थी, लेकिन मैं 72 आपको समझा गया। तो अब 72 बटे देखो तो 8 9 72, तो मेरी समझाने की एफिशिएंसी कितनी है? 90। लेकिन मेरे समझाने की एफिशिएंसी से क्या होता है? तुम तो वीडियो देखते देखते झपकी मार रहे हो, देखो सो रहे हो। तो अब मैं अगर 72 समझा रहा हूं तो तुम्हारे समझ में कितना आ रहा है? तुम्हारे समझने की एफिशिएंसी। तो एज ए स्टूडेंट तुम समझ रहे हो 36 मान लो, है ना? बच्चा सो रहा है, झपकी ले रहा है, समझ ही नहीं रहा है, सुन ही नहीं रहा है, मन इधर उधर लगा हुआ है। तो इसका मतलब तुम्हारी समझने की एफिशिएंसी, या तुम कितना समझ पाए। तो मान लो 72 मैं समझा, तुम 36 समझ पाए, तो एफिशिएंसी क्या हो गई? 36/72। 72 में बस समझाया, बाकी बच्चे के समझ में आया, तुम्हारे नहीं आया। मान लीजिए मिस्टर एक्स के समझ में नहीं आया, उसका एफिशिएंसी कितनी हो गई? 36/72। तो कितनी हो गई? 50%। अब जरा समझिए, इस पूरे पठन पाठन की प्रक्रिया में वो स्टैंडर्ड बुक है फॉरेन राइटर वाली, और तुम हो स्टूडेंट। अब सोचो 100 बातें इसमें थी, तुम्हारे तक कितनी पहुंची हैं? 36। 100 बातें थी, जब मैं समझने गया किताब से तो 20 तो मेरी समझ में नहीं आई, मैं आया 80 समझ में आई। जब मैं 80 समझ के आया हूं तुम्हें समझाने के लिए, तो मैं 8 चीज समझा ही नहीं पाया, तुमको समझा पाया 72। लेकिन वो किसको? जो जाग रहा है, जो सो रहा है उसको नहीं। जो सो रहा है वो क्या है? जो अधूरे मन से पढ़ रहा है, उसके समझ में आई 36। इसका मतलब
इस पूरे सिस्टम में 3 कंपोनेंट हो गए। एक हो गया टीचर की समझने की क्षमता किताब से, वो मेरी है 80%। फिर एक बार मुझे समझ में आ गया तो आपको समझाने की क्षमता, वो है मेरी 90%। लेकिन अब जो मुझे समझ में आ गया, जो मैंने आपको समझा दिया 72, अब उस 72 को आपके समझने की क्षमता, या कह लीजिए समझने की मत बोलिए, आपको याद रहने की क्षमता एग्जाम वाले दिन तक। अब एग्जाम वाले इसको हम के ऐसा बोल देते हैं, मैंने आपको 72 समझा दिया 80 में से, तो सब लोग 72 समझ गए। मान लीजिए सब लोग 72 समझ गए आज। अब जिस दिन एग्जाम पड़ा आज से 6 महीने बाद, उस दिन जब आप इसको देने गए तो उसमें से सब भूल गए। आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त 36 चीज याद रही। तो किताब में दिया था 100, आपके दिमाग में है 36। इसका मतलब क्या हुआ? इस पूरे सिस्टम को अच्छी तरह से काम करना है तो इस 36 की जगह इसको ज्यादा होना चाहिए था। पर इसको ज्यादा होने की जिम्मेदारी किसकी है? सर सबकी है। आपको थोड़ा और अच्छी तरह पढ़ना चाहिए ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। फिर सर आपको जो भी समझा रहे हैं इससे थोड़ा और अच्छी तरह समझाना चाहिए। फिर जो आपने समझाया है सर उसको हमें अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। इसका मतलब इस ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी अगर हम पूछे तो कितनी आएगी? सर आप कहेंगे सर ओवरऑल एफिशिएंसी आएगी। आउटपुट कितना है सर? सर फाइनली कितना एग्जाम में हम कर पाए? 36। किताब में कितना था? 100। तो आउटपुट कितना है? 36। इनपुट कितना है? 100। अब जरा देखिएगा, ये जो ओवरऑल एफिशिएंसी है ये क्या है? इन तीनों सिस्टम की एफिशिएंसी का गुणनफल। देखिए, इस सिस्टम की एफिशिएंसी, इस सिस्टम की एफिशिएंसी, इस सिस्टम की एफिशिएंसी, मतलब आपका सिलेक्शन या अच्छी पढ़ाई के लिए इन तीनों को बेहतर होना है। तो अब जरा देखिए इन तीनों का गुणनफल, इसकी एफिशिएंसी क्या है? ये एफिशिएंसी क्या है? मान लीजिए एफिशिएंसी टीचर की, किस चीज की? अंडरस्टैंडिंग की, मतलब मेरे समझने की क्षमता, गुणे। ये एफिशिएंसी किसकी है? टीचर की, लेकिन कौन सी? एक्सप्लेन करने की। ये एफिशिएंसी कौन सी है? स्टूडेंट की, किस चीज की? मेमोरी की, याद रखने की। तो अब जरा देखिए ये कितनी है? 80/100 गुणे ये कितनी है? 72/80। ये कितनी है? 36/72। ये देखिए 72 कैंसिल, 80 कैंसिल, ये क्या आ गया? 36/100। इसका मतलब किसी भी सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है? उस सिस्टम के जो एलिमेंट्स होते हैं उन हर एलिमेंट की जो एफिशिएंसी होती है उसके गुणनफल के बराबर होती है। तो अब जरा देखिए इसमें क्या है? इसमें क्या है? देखिए, एक ये सिस्टम है और एक ये सिस्टम है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है? ये आउटपुट है, ये इनपुट है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी? सर ओवरऑल एफिशिएंसी जो है यही है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी या ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी? इसमें जो इंडिविजुअल सिस्टम है, एक सिस्टम ये है, इसकी एफिशिएंसी गुणे इसकी एफिशिएंसी। दिस एफिशिएंसी इज इंडिकेटेड थर्मल एंड दिस एफिशिएंसी इज मैकेनिकल एफिशिएंसी। ये तो है। देखिए अब यहां ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी ये है। दिस इज इक्वल टू, इसमें जो एलिमेंट्स है ये है इंडिकेटेड थर्मल, हीट इनपुट है, इंडिकेटेड पावर आउटपुट है। तो इंडिकेटेड पावर अपॉन एमएफ इंटू सीवी। दूसरा एलिमेंट क्या है? इंडिकेटेड पावर है, ये ब्रेक पावर है। इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? ब्रेक पावर बटे इंडिकेटेड पावर। तो मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये ओवरऑल एफिशिएंसी इसको कहते हैं नहीं। किसी भी सिस्टम की जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है? उसमें लगे हुए या उसमें सम्मिलित सभी सिस्टम्स की इंडिविजुअल एफिशिएंसी का गुणनफल। इसका मतलब क्लियर है बेटा कि सपोज कीजिए कि आपको नौकरी नहीं मिलती, के लिए 100% हम जिम्मेदार नहीं हो सकते। हमारी जिम्मेदारी ज्यादा हो सकती है, बट कुछ ना कुछ जिम्मेदारी आपकी भी होगी, क्योंकि इसी बैच में से कुछ बच्चे नौकरी पाएंगे। सब नहीं पाएंगे, कुछ पाएंगे। अगर कुछ पाएंगे इसका मतलब, तो इसका मतलब बेटा देखिए किसी भी सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी उसमें सम्मिलित टुकड़े या कह लीजिए एलिमेंट्स के एफिशिएंसी के गुणनफल के बराबर होती है। तो मैंने एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश की। अब ये कॉन्सेप्ट बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कई जगह इस्तेमाल होता है। अब बेटा हम लोग 2 तरह की एफिशिएंसी कर चुके हैं। अब एक तीसरी एफिशिएंसी देखने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं बेटा रिलेटिव एफिशिएंसी। अब बेटा रिलेटिव एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। एक बार बेटा थोड़ा सा किस्सा बताते हैं, आपको समझ में आएगा। एक स्टूडेंट था मेरा, परिचित था। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स थे। कॉलेज में रिजल्ट आया तो मैंने उससे पूछा भाई तेरे कितने नंबर आए? बोला सर किस सब्जेक्ट? मैंने कहा भाई सोम में तेरे कितने नंबर आए? बोला सर मेरे सर सोम में 38 नंबर आए सर। नालायक साले, गधे, पाजी, उल्लू, पढ़ता लिखता नहीं, 38 नंबर आए हैं। कितने में से? बोले सर 100 में से। गाली देना शुरू कर दी। क्यों? 38% पाया है। 36% पास होता है, मान लो 33% पास होता है, 38 पाया मतलब जस्ट पास हो गया। उसकी एफिशिएंसी कितनी? 38%। अब जरा समझिए,
फिर मैंने सोचा यार तो पढ़ने बहुत अच्छा, 38% पाया है। मैंने कहा अच्छा ये बता हाईएस्ट कितना आया है पूरे कॉलेज में सारी ब्रांच मिला के? बोला 40। अब जा समझिए, पेपर टफ आया था, टफ मार्किंग हुई है, हाईएस्ट मिला है 40 और उस बच्चे को मिला है 38। क्या बहुत कम मिला है? नहीं, टॉपर के तुलना में टॉपर जो है उसको 40 मिला है और इसको 38 मिला है। तो इसका मतलब अगर उसके मार्क्स को हम टॉपर से तुलना करें तो इतना बुरा नहीं है। टॉपर पा रहा है 40 और वो पा रहा है 38, तो आ रहा जानते कितना? क्या आ रहा है? 95%। पेपर ही टफ था, मार्किंग ही टफ हुई है, जो टॉपर है उसी को 40 मिला है, सेकंड पोजीशन इसी की है, सेकंड पोजीशन पे 38 पाया। तो रिलेटिव एफिशिएंसी क्या है? तो रिलेटिव एफिशिएंसी होती है, जरा समझिएगा बेटा, ईटा आर। ईटा आर का मतलब रिलेटिव एफिशिएंसी, किससे तुलना करते हैं? सर्वश्रेष्ठ से। तो जो हमारी एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी है, समझना बेटा, जो हमारी एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी है उसको हम कंपेयर करते हैं आदर्श इंजन से। और आदर्श इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है? याद कीजिए, गैस पावर साइकिल या एयर स्टैंडर्ड साइकिल। तो रिलेटिव एफिशिएंसी क्या होती है? जब हम वास्तविक थर्मल एफिशिएंसी को आदर्श इंजन की थर्मल एफिशिएंसी से कंपेयर करते हैं, पाती है रिलेटिव एफिशिएंसी या सापेक्ष दक्षता। जब तक मैंने ये देखा था कि 38 नंबर पाया, 100 में से मैं बहुत गालियां दे रहा था, कि जैसे ही मालूम चला कि 40 नंबर हाईएस्ट है और इसका 38 है, नंबर सेकंड इसकी रैंक है ऊपर से, तो मुझे उतना बुरा नहीं लगा। इसका मतलब कि कमी नहीं है, पेपर बहुत टफ आया है और मार्किंग बहुत टफ हुई है, जिसकी वजह से नंबर 38 आया। ये पेपर इजी आया होता तो 90-95 पाया होता। तो टॉपर की तुलना में कहां पे है? 95%। इसका मतलब रिलेटिव एफिशिएंसी। तो मेरी बात को पकड़ पाए? आई, इसी को बोलते हैं रिलेटिव एफिशिएंसी। तो रिलेटिव एफिशिएंसी क्या है? एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय आइडियल थर्मल एफिशिएंसी। आइडियल थर्मल एफिशिएंसी का मतलब जो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, जो आप गैस पावर साइकिल में या इसी को आप बोलते थे एयर स्टैंडर्ड साइकिल में, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी, ड्यूल साइकिल की एफिशिएंसी, कि जो आपने सूत्र निकाले थे, याद है? 1 - 1 अपॉन आरसी की पावर गामा -1, 1 - 1 अपॉन आरसी की पावर गामा -1, ब्रैकेट के अंदर होगी पावर गामा -1 डिवाइडेड बाय, ये जो फॉर्मूले थे ये क्या थे? वो 8 असम्पशंस मान के थे। तो ये आदर्श इंजन है, ये भी 100 नहीं पाया। टॉपर भी जो है क्लास का वो कितना पाया है? 40। मतलब पूरे कॉलेज का टॉपर पाया है 40 और हम पाए 38, के बीच में कोई नहीं है। इसका मतलब बहुत बुरी बात नहीं है, टॉपर से बस थोड़ा सा रह गए। इसका मतलब बेटा रिलेटिव एफिशिएंसी क्या होती है? इंजन की एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी को जब उसकी आदर्श एफिशिएंसी से कंपेयर करते हैं तो इसको बोलते हैं रिलेटिव एफिशिएंसी। आप जरा देखिए बेटा, ये रिलेटिव एफिशिएंसी जो होती है 2 प्रकार की होती है। इंडिकेटेड रिलेटिव एफिशिएंसी कहने का मतलब जब एक्चुअल एफिशिएंसी इंडिकेटेड थर्मल लोगे, उसको कंपेयर करोगे आदर्श एफिशिएंसी से, तो आएगी इंडिकेटेड रिलेटिव एफिशिएंसी। और जब आप इसको ब्रेक से कंपेयर करोगे, ब्रेक थर्मल से कंपेयर करोगे, तो आएगी ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। रिलेटिव एफिशिएंसी क्या होती है? हायर साइड की एफिशिएंसी, अक्सर हायर होगी, और जो हमारी एक्चुअल एफिशिएंसी होती है वो लोअर साइड की। इसको हम लोग अभी थोड़ा सा आगे लास्ट में न्यूमेरिकल इस पे आएगा, न्यूमेरिकल नहीं आएगा, एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, तो वहां पे हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने इसको यहाँ पे छोड़ा हुआ है। रिलेटिव एफिशिएंसी क्या होती है मैंने आपको। अब बेटा हम लोग 3 एफिशिएंसी कर चुके हैं, एक चौथी एफिशिएंसी हमारी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। आइए हम लोग चलते हैं पढ़ने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। आइए बेटा शुरू करते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। देखो नाम से ही समझ में आ रहा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इस वॉल्यूम से संबंधित है, तो बस नाम ही है वॉल्यूम संबंधित, एक्चुअली तो मास से संबंधित है। कोई बात नहीं, आइए देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो ये हुआ ईटा और ये हो गया वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बेटा जो भी एफिशिएंसी है, पहले समझिए कि ये आती है सक्शन स्ट्रोक के दौरान पिक्चर। ये आती है सक्शन स्ट्रोक के दौरान पिक्चर। अब समझिए, अगर हम सक्शन स्ट्रोक की बात करते हैं, तो अगर हमारा ऐसा इंजन है, पेट्रोल इंजन है, तो हम सक्शन करते हैं चार्ज का, और अगर डीजल इंजन है तो हम सक्शन करते हैं एयर का। तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान हम सक क्या करते हैं? सर हम सक करते हैं एयर, डीजल इंजन है तो, और फिर एयर कंप्रेस करते हैं, फिर बाद में तेल का फुहारा फेंकते हैं और वो जल जाता है। और पेट्रोल इंजन है सर, तो हम पेट्रोल और एयर का मिक्सचर सक करते हैं। अब जो हम सक्शन करते हैं सक्शन स्ट्रोक के दौरान, तो कितना सक्शन करते हैं? सर उसके स्वेप्ट वॉल्यूम के बराबर। इसका मतलब जब भी हम सक्शन करते हैं एयर का या चार्ज का, तो कितना करते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम के बराबर। अब हम स्वेप्ट वॉल्यूम के बराबर जो एयर अंदर सक करते हैं, तो वॉल्यूम तो स्वेप्ट वॉल्यूम के बराबर है,
परंतु वास्तव में अंदर कितना मास आया, तो आप जरा समझिएगा, ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी संबंधित है सक्शन स्ट्रोक के दौरान। सक्शन को हम लोग कभी कभी बेटा सक्शन भी बोलते हैं, और किताबों में आपको एक दूसरा नाम भी मिलेगा, इनटेक स्ट्रोक। सक्शन या इसको बोलते हैं इनटेक प्रोसेस। तो इसका मतलब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है सक्शन स्ट्रोक या इनटेक स्ट्रोक के दौरान पिक्चर में आएगी। कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में नहीं। तो जो कुछ होना है सक्शन के दौरान, जो हम सुबह खा पी के आए हैं, बस दिन भर हमारा जो कार्यक्रम है उसी पे निर्भर करेगा कि हम कितना इनटेक लेके आए हैं। सक्शन के दौरान हमने क्या खाया है, उसी हिसाब से इंजन कंप्रेस करेगा, पावर पैदा करेगा, दिन भर काम करेगा। का मतलब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है? मास जो इंजन ने एक्चुअली या वास्तव में सक किया। डीजल इंजन है जो एयर, पेट्रोल इंजन है तो चार्ज। मास जो उसने एक्चुअली सक किया सक्शन स्ट्रोक के दौरान, और मास जो वो आइडियली सक कर सकता था, आदर्श परिस्थितियों में सक कर सकता था। सर, परिस्थितियां आदर्श हो या परिस्थितियां एक्चुअल हो, अंदर तो चार्ज 100 सीसी आएगा ना। मैंने कहा यस, अंदर चार्ज 100 सीसी, 200 सीसी, 1000 सीसी, जो भी स्वेप्ट वॉल्यूम है उसके बराबर आएगा। लेकिन अंदर जो मास आएगा वो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। वॉल्यूम तो हमेशा 100 सीसी रहेगा, परंतु उसके अंदर मास कितना आएगा ये डिपेंड करेगा उस मास, उस अंदर चार्ज जो आएगा या एयर जो आएगी उसमें मास कितना आएगा, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि इसकी डेंसिटी क्या है। तो समझने की कोशिश कीजिए बेटा। हम लोग पढ़ते हैं डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। अर्थात अगर हमें कभी मास निकालना हो तो हम क्या करेंगे? हम उसके वॉल्यूम में डेंसिटी से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा मास। अब सपोज कीजिए एक हमारे पास बर्तन है, मर्दमान समझ लीजिए, जो हमारा जार होता है। अगर हम कहते हैं इसकी कैपेसिटी मान लीजिए 100 घन सेंटीमीटर है, अगर इसकी कैपेसिटी 100 घन सेंटीमीटर है तो एक चीज तय है कि इसके अंदर हम जो भी चीज भरेंगे, इसके अंदर हम जो भी चीज भरेंगे उसका आयतन कितना होगा? 100 घन सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन इसका मास कितना होगा? सपोज कीजिए पहले केस में मैंने इसके अंदर मखाना समझते हैं ना, मैंने मखाना भर दिया। कितना मखाना भर दिया? 100 सीसी, 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब लेकिन इस केस में जो मास होगा वो क्या होगा? 100 सेंटीमीटर क्यूब गुणे मखाने की डेंसिटी। मखाने की डेंसिटी जो भी होगी वो डाल देंगे, मान लीजिए रो मखाना। अब इसका अगर हम मास निकालेंगे तो कुछ आएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब गुणे मखाने की डेंसिटी से। लेकिन मान लीजिए इस मखाने की जगह पे हम चीनी भर दें तो 100 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन तो 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा, लेकिन क्या होगा? चीनी। किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है? मखाना की चीनी की? चीनी की। तो अब बताइए, इसी मर्तबान में हम मखाना भर के आपको दें तो आपको जो मास मिलेगा, और इसी मर्तबान में हम चीनी भर के दें तो जो मास मिलेगा। इसका मतलब कि अंदर जो मास होगा, दोनों में वॉल्यूम सेम है 100 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन इसमें जो मास आएगा मान लीजिए m1, इसमें जो मास आएगा मान लीजिए m2। क्या m1 और m2 बराबर होंगे? नहीं होंगे। क्या होगा? जिस केस में डेंसिटी ज्यादा होगी उस केस में अंदर मास ज्यादा आएगा। इसका मतलब अंदर जो मास आएगा और अंदर जो मास आ सकता था, दोनों परिस्थिति में इस वक्त जो चीज अंदर आई है उसकी डेंसिटी क्या है, और जो वास्तव में एटमॉस्फेयर प्रेशर के सापेक्ष आ सकती थी उस वक्त जो डेंसिटी थी वो। तो इसका मतलब मास एक्चुअल अपॉन मास आइडियल, यही है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। अंदर जितना चार्ज या एयर एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आ सकता था उसकी तुलना में एक्चुअली कितना आया है, इसका रेशियो होता है ये। इसका मतलब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है मैंने हल्के से समझाने की कोशिश की है। बाकी बेटा जब हम लोग इसका सुपर चार्जिंग कॉन्सेप्ट पे आगे जाएंगे, अगला टॉपिक जब आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। फिलहाल मैंने क्या समझाने की कोशिश की? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी किसी भी इंजन की क्या होती है? सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो हम एयर या जो चार्ज सक करते हैं वास्तव में, और हम जो चार्ज या एयर सक कर सकते थे आदर्श परिस्थितियों में, इन दोनों का रेशियो जो है वो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहलाता है। अब ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है इसी को मैंने परिभाषित किया है, तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है बेटा? इंजन जब चार्ज को सक करता है तो बोलता है सांस लेता है। इंजन के सांस लेने की दक्षता है ये जो हुआ सक्शन स्ट्रोक के दौरान, जो इंजन चार्ज खींचेगा, सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो इंजन सांस लेगा, तो कभी कभी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को इंजन की ब्रीदिंग एफिशिएंसी या सांस लेने की क्षमता या दक्षता भी कहलाती है। तो क्या होती है? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द
रेशियो ऑफ एक्चुअल मास, एक्चुअल इनटेक, किसका इनटेक, चार्ज का या एयर का, कब, सक्शन स्ट्रोक के दौरान, टू द आइडियल इनटेक, जो आदर्श रूप में उसने लेता और जो वास्तव में लिया है उसका रेशियो है। ठीक है, ये कहलाती है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। इसको मैं आपको थोड़ा समझा सकता हूं। मेरे पिताजी जो है वो 88 ईयर्स, आजकल थोड़ी तबियत खराब चल रही है, तो आजकल वो खाना पीना बिल्कुल नहीं खा। घर पहुंचता हूँ, पति से पूछता हूँ भाई पापा ने आज क्या खाया, बोले आज पापा ने आधी रोटी खाई, हाफ रोटी खाई। मैंने कहा भाई हाफ रोटी खाई, बोले हाँ बस दिन में सुबह दोपहर में उन्होंने आधी रोटी ली, सुबह थोड़ा सा दलिया लिया था। ओके, तो मैंने कहा सामान्यतः वो कितना लेते हैं, पत्नी ने बोला 1 रोटी लेते हैं। इसका मतलब आदर्श परिस्थितियों में ठीक ठाक थे तो दिन में 1 रोटी खाते थे और रात में भी 1 रोटी। आजकल क्या कर रहे हैं, वो दिन में 1 रोटी आधी रोटी खा रहे हैं, कभी रात में खाते हैं कभी नहीं खाते हैं। तो दिन में पहले वो 1 रोटी खा रहे थे आदर्श परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में ठीक ठाक, आजकल वो आधी रोटी खा रहे हैं। तो इसका मतलब एक्चुअली मास वो कितना ले रहे हैं, 1/2, और आदर्श परिस्थितियों में कितना लेते हैं, 1/2। तो व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, आज की तारीख में उनके पेट में कितना जा रहा है, पेट में उनके जो भोजन जा रहा है वो आधा मास जा रहा है, किसका, जो जाया करता था उसका। इसका मतलब एट प्रेजेंट वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की 50% चल। मेरी बात को पकड़ पाए। इसी तरह से इंजन में जो मास आता था सामान्य परिस्थितियों में, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, उसके तुलना में जो अंदर मास आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो क्या सर बदल जाएगा, मैंने कहा यस ये बदल जाएगा। क्यों, अभी थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, आइए। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, अंदर जो एक्चुअली मास आया और अंदर जो मास आ सकता था। अब जरा समझिए, अंदर जो मास आया या जो मास आ सकता था ये क्या है, ये एम एक्चुअल क्या होगा, जो इंजन का स्वेप्ट वॉल्यूम है। देखिए ये बात तो तय हो गई पीछे कि जब हम सक्शन करेंगे तो इंजन के अंदर जितना भी स्वेप्ट वॉल्यूम है 100 सीसी या 100 घन सेंटीमीटर तो चार्ज आ जाएगा, लेकिन जो 100 घन सेंटीमीटर चार्ज आया है उसकी डेंसिटी क्या है, उससे गुणा करेंगे तो ये मास आएगा। और आदर्श परिस्थिति में क्या था, वो भी स्वेप्ट वॉल्यूम था और डेंसिटी क्या थी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग। तो ये डेंसिटी क्या थी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग। मतलब जिस वक्त प्रेशर वातावरण का दाब था 760 मिलीमीटर पारा था या 1.01 बार था, उसके सापेक्ष जो भी डेंसिटी थी एयर की या चार्ज की वो। लेकिन हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या होता है, हमारी साइकिल कहती है कि सक्शन किस पे होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तब जब हम आदर्श साइकिल की पढ़ाई करते हैं तो इसका मतलब आइडियल कंडीशन में हम कहते हैं कि सक्शन जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सक्शन होता है तो अंदर मास कितना आएगा, जो भी उसका स्वेप्ट वॉल्यूम है गुणे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सापेक्ष जो भी डेंसिटी होती है उससे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा चार्ज या एयर की डेंसिटी। लेकिन वास्तव में क्या, जब चार्ज या एयर अंदर आती है सक्शन के दौरान तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक होता है, नहीं। हम लोगों ने पढ़ा है पीछे कि जब भी एयर या चार्ज सिलेंडर में आता है तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक नहीं होता, प्रेशर क्या होता है, बिलो एटमॉस्फेरिक होता है। मतलब प्रेशर कुछ इस तरह से होता है। अब इसका मतलब कि जब वास्तव में आ रहा है तो प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक नहीं है, एटमॉस्फेयर से नीचे है। मान लीजिए ये एटमॉस्फेयर था ए, तो ये क्या है, ए डैश। जब प्रेशर कम है तो डेंसिटी भी कम है। इसका मतलब इस वक्त ये जो डेंसिटी है रो ए डैश वो किसके करस्पॉन्डिंग है, पी ए डैश के करस्पॉन्डिंग। और पी ए डैश जो है बेटा वो कम है किससे, पी ए से। अगर डेंसिटी कम है तो सॉरी प्रेशर कम है तो डेंसिटी भी कम होगी तो ये भी कम होगा। इसका मतलब अगर सक्शन के दौरान अंदर प्रेशर कम है तभी तो अंदर चार्ज या एयर आ रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर बाहर है और अंदर का प्रेशर कम है तभी तो आ रहा है। इसका मतलब अंदर जो चार्ज सक हो रहा है उसका प्रेशर कम है। अगर उस कम प्रेशर है तो उसकी वजह से डेंसिटी भी कम होगी, वॉल्यूम भले सेम है, तो हमेशा क्या होगा, अंदर आदर्श परिस्थितियों की तुलना में हमेशा चार्ज कम आएगा। तो इसका मतलब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी सामान्य इंजन की, सर सामान्य इंजन मतलब मैंने कहा सामान्य इंजन मतलब जो स्वतः सांस लेता है, स्वतः सांस लेने वाले इंजन की, सामान्य इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमेशा 100 से कम हो। मींस जो वो आदर्श रूप में सक कर सकता था, जो आदर्श रूप में सक कर सकता था वो क्या होगा बेटा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सापेक्ष होगा। और जो वास्तव में वो सक कर रहा है वो क्या होगा, हमेशा बिलो एटमॉस्फेरिक होगा। तो डेंसिटी क्या होगी, चार्ज की या एयर की, एटमॉस्फेयर से कम होगी। तो ये है हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट। मास जो इंजन ने एक्चुअली सक किया डिवाइडेड बाई जो मास वो आदर्श परिस्थिति में सक कर सकता था। क्या दोनों परिस्थिति में वॉल्यूम चेंज होगा, नहीं सर, दोनों ही परिस्थिति में वो सब वॉल्यूम के बराबर चार्ज सक करेगा।
या स्वेप्ट वॉल्यूम के बराबर एयर सक करेगा, लेकिन जो सामान्य परिस्थितियों में वातावरण कंडीशन में करेगा तो इस वॉल्यूम में डेंसिटी से जब गुणा करेंगे तो ये डेंसिटी किसके सापेक्ष होगी, वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष। लेकिन एक्चुअल परिस्थिति में क्या होगा, अंदर प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर नहीं होता, एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम होता है, तो प्रेशर कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी, तो अंदर जो एक्चुअल मास आएगा वो हमेशा कम आएगा। इतनी बात को आप समझ गए। आई अब ये जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एफिशिएंसी है बेटा, अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, बस आइए देखते हैं। अभी जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है बेटा, सबसे पहले देखिए ये कई चीजों पर निर्भर करती है। सबसे पहले तो निर्भर करती है स्पीड के ऊपर, और फिर कुछ और भी चीजें हैं उस पर निर्भर करती है। तो जनरली अगर इंजन की स्पीड ज्यादा है, सपोज कीजिए ये इंजन चल रहा है 3000 आरपीएम पे, तो इतनी देर में जब पिस्टन नीचे आया है तो अंदर वॉल्यूम तो आ गया, 100 सीसी एयर तो आ गई, 100 सीसी चार्ज तो आ गया, लेकिन ये पिस्टन जब यहां से यहां तेजी से आया है तो अंदर जो एयर आई उसके मॉलिक्यूल्स कम आए, मास कम, अंदर डेंसिटी कम है तो मास जो है वो कम होगा। लेकिन यही पिस्टन ऐसे धीरे 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 आता तो क्या होता, वॉल्यूम तो 100 सीसी होता लेकिन अंदर जो एयर आती वो ज्यादा आती, मास ज्यादा होता। इसका मतलब इन जनरल अगर हमारा आरपीएम या स्पीड अगर हाई है तो हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होगी। तेजी से होगा तो अंदर एयर कम आएगी, धीरे धीरे होगा तो अंदर एयर ज्यादा आएगी। हम लोग के साथ भी होता है, हम लोग की टंकी का वॉल्यूम है ये VS, तेजी से खाना खाते हैं क्या होता है, टंकी भर जाती है, जबकि उतना खाना नहीं खा पाते। और जब सुकून से खाते हैं, धीरे धीरे खाते हैं, क्या करते हैं, खा खा के पानी पी पी के तह जमा जमा के खाते हैं। तो इसी टंकी में क्या होती है, 10 रोटी खा लेते हैं, और तेजी से खाते हैं तो क्या होता है, 3 रोटी 4 रोटी में पेट भर जाता है। इसका मतलब तह लगा लगा के डेंसिटी बढ़ा देते हैं, खूब प्रेशर ठूस ठूस के भरते हैं, तो ठूस ठूस के भरेंगे तो ज्यादा मास आएगा, खुला खुला भरेंगे तो मास कम आएगा। तो इन जनरल क्या होता है, आरपीएम ज्यादा होता है तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होती है। लेकिन जब ऐसा ग्राफ खींचते हैं तो हम देखते हैं शुरुआत से ऐसा नहीं होता है। शुरू में जब स्पीड, मान लीजिए स्पीड ये थी तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ये है, स्पीड थोड़ी बढ़ गई तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ गई तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ गई, स्पीड और बढ़ गई तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और बढ़ गई। लेकिन करते करते एक स्पीड आती है जिसको बोलते हैं डिजाइन स्पीड, जिसपे हम इंजन को चलाते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाती है। तो हम लोग इंजन को हमेशा इस स्पीड पे चलाते हैं। क्यों? क्योंकि इस स्पीड पे चलाएंगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हाई रहेगी, और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हाई रहेगी तो इंजन के लिए बहुत फायदेमंद होगा। कैसे होगा आगे देखेंगे। अब इससे ज्यादा कर दीजिए सर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। मैंने कहा नहीं भाई, इससे ज्यादा करो तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी घटने लगेगी। तो आप देख रहे हैं शुरू में क्या होता है, स्पीड बढ़ने से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ती है। लेकिन अगर इस ग्राफ के लंबे पोर्शन को आप देखें तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो घटती जा रही है। तो अगर हम इस जोन की बात करें, डिजाइन स्पीड या उससे ज्यादा, तो इंजन डिजाइन स्पीड पे चल रहा है, उससे हाई आरपीएम पे चलाओगे तो क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी घटेगी। तो पहली चीज हमने देखा कि स्पीड के बढ़ने से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी घटती है। वास्तव में क्या होता है आप देख रहे हैं कि शुरुआत में थोड़ी बढ़ती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो स्पीड बढ़ने से, तो हम ग्राफ का ये वाला हिस्सा कंसीडर करते हैं। स्पीड बढ़ने से अगर हाई आरपीएम का इंजन है, देखो बेटा अगर हाई आरपीएम का इंजन है, समझना कैपिटल एन ज्यादा है, इंडिकेटेड पावर ज्यादा होगी, क्योंकि इंडिकेटेड पावर PMLA स्मॉल n इंटू के, और स्मॉल n किस पे निर्भर करता है, कैपिटल एन पे। या तो वो कैपिटल एन के बराबर होता है या कैपिटल n/2 होता है। तो अगर हाई आरपीएम का इंजन है तो इंडिकेटेड पावर ज्यादा जाएगा, बशर्ते बाकी चीजें, बाकी सारे पैरामीटर सेम हो। लेकिन अगर आरपीएम हाई है तो इंडिकेटेड पावर तो ज्यादा होगी, इंडिकेटेड पावर से जो संबंधित थर्मल एफिशिएंसी वगैरह है वो भी ज्यादा होगी, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होगी। ये बात पकड़ पा रहे हैं। लेकिन आरपीएम के अलावा कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर ये और निर्भर करते हैं, और एग्जाम में ये फैक्टर्स जबरदस्त तरीके से, अगर आप देखेंगे तो हर गाइड में 2-3 सवाल इन अदर फैक्टर्स पे होंगे। इस अदर फैक्टर्स में क्या है, सबसे पहले देखिए होता है टेम्परेचर। अब सपोज कीजिए मेरी हीरो होंडा की बाइक है 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब समर का मतलब जून के महीने में इसने 100 घन सेंटीमीटर चार्ज सक किया। अगर इसे 100 घन सेंटीमीटर चार्ज सक किया जून के महीने में, जून के महीना समझते हैं हम लोग के उत्तर भारत में, खासकर इलाहाबाद में, प्रयागराज में टेम्परेचर करीब करीब 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जून के महीने जब चार्ज सक करेगा 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो पेट्रोल की वाष्प के साथ एयर होगी, एयर का टेम्परेचर 45 डिग्री होगा। जब एयर गर्म होती है तो हल्की होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है,
इस 100 सेंटीमीटर क्यूब का चार्ज जब हम सक करेंगे तो अंदर जो मास आएगा जून में वो क्या आएगा, 100 घन सेंटीमीटर गुणे उस वक्त जो चार्ज की डेंसिटी होगी। उस चार्ज में मुख्य रूप से एयर होती है। सर एयर थोड़ी होती है, पेट्रोल और एयर होता है। मैंने कभी आगे चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब हम पेट्रोल इंजन में चार्ज को सक करते हैं तो जो एयर और फ्यूल का रेशियो होता है, एयर और फ्यूल का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, थोड़ा जानना शुरू कर दो। 15:1, मतलब 15 हिस्सा एयर होती है तो 1 हिस्सा पेट्रोल होता है। इसका मतलब अगर हम पेट्रोल को नेगलेक्ट कर दे तो एयर ही तो सक कर रहे हैं। तो एयर पेट्रोल का मिक्सचर जब सक कर रहे हैं तो इसमें एयर 45 डिग्री की होगी, तो 100 घन सेंटीमीटर एयर तो आएगी हर सक्शन स्ट्रोक में। हर सक्शन स्ट्रोक में 100 घन सेंटीमीटर एयर आएगी, लेकिन उस एयर की डेंसिटी क्या होगी, 45 डिग्री टेम्परेचर के सापेक्ष। तो जो भी मास आएगा वो आएगा दिस मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई द डेंसिटी ऑफ चार्ज और एयर इन जून। और जून में हवा गर्म है तो हल्की है, डेंसिटी कम है। लेकिन यही एयर अगर हम 100 सेंटीमीटर क्यूब उसी अपनी बाइक में दिसंबर में सक करेंगे तो दिसंबर में टेम्परेचर, आज देखो बेटा अभी नवंबर चल रहा है ना, टेम्परेचर आ गया 9 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो जाएगा मान लो 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस वक्त अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो चार्ज या एयर के टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा, 100 घन सेंटीमीटर जब आप एयर सक करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 घन सेंटीमीटर एयर। अगर मास बोलोगे दिसंबर में तो क्या हो जाएगा, 100 घन सेंटीमीटर गुणे डेंसिटी करस्पॉन्डिंग दिसंबर। ये ठंडी एयर है, ठंडी एयर भारी होती है। तो अब बताओ किस परिस्थिति में अंदर ज्यादा चार्ज आएगा, आदर्श से तो कम आएगा परंतु तुलनात्मक रूप से गर्मी में अंदर ज्यादा चार्ज आएगा, मास वॉल्यूम दोनों में 100 घन सेंटीमीटर आएगा। तो देखिए बेटा जाड़े के टाइम में एफिशिएंसी हाई होगी, लेकिन ये किस एफिशिएंसी की बात हो रही है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। इसका मतलब टेम्परेचर लो होगा तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हाई होगी। क्यों, क्योंकि चार्ज या एयर जो अंदर आ रहा है उतने ही स्वेप्ट वॉल्यूम में उसकी डेंसिटी हाई। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी घटती, और उल्टा होगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब आपके हर गाइड में एक क्वेश्चन है, इसके क्लास असाइनमेंट में भी क्वेश्चन मिलेगा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द एफिशिएंसी। तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो किसकी एफिशिएंसी की बात हो रही है, शुद्ध रूप से ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात हो रही है। टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी घटती। इतनी बात समझ गए। अब जरा हम लोग दूसरे फैक्टर, तो आपको समझ में आया इस गर्मी की तुलना में सर्दी में सेम इंजन जो है ज्यादा एफिशिएंसी देगा, परंतु ये एफिशिएंसी कौन सी बात हो रही है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। क्या सर इस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी से कुछ फर्क पड़ेगा, मैंने कहा यस, इस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी से फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा थोड़ा सा आगे देखेंगे। हाँ, सर्दियों में हर इंजन चाहे पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज्यादा होगी गर्मियों के तुलना में। क्यों, क्योंकि गर्मियों में जो तुलना में जो हमारा एयर या चार्ज है उसका टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो डेंसिटी लो होगी, हवा या चार्ज हल्का होगा तो उतने ही वॉल्यूम में कम मास आएगा। तो ये चीज। तो अब जरा सेकंड पॉइंट को देखने जा रहे हैं, प्रेशर। अब सपोज कीजिए बेटा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रेशर। हम कह रहे हैं कि आदर्श रूप में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सक्शन होता है। अब मान लीजिए हमने इलाहाबाद में सक्शन किया तो हमारा प्रेशर लाइन ये है एक्चुअल केस में, लेकिन आप पहाड़ों पे चले गए, आपने और ऊपर एल्टीट्यूड ऊंचाई पड़ गए तो आपका सक्शन ये है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना लो प्रेशर पे अंदर सक करोगे डेंसिटी उतनी कम होगी, जितना हाई प्रेशर पे सक करोगे डेंसिटी ज्यादा होगी। और अगर कहीं तुम एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर सक कर सको तब तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 100 से ज्यादा भी हो जाएगी। सर क्या होती है, मैंने कहा हाँ 100 से ज्यादा भी होती है, आगे आएगा सुपर चार्जिंग में। लेकिन फिलहाल आप समझिए, फिलहाल ये समझिए कि इसका मतलब बेटा कि अब अगर अंदर आने वाली एयर जो है, थोड़ा सा बात करते हैं। सपोज कीजिए हमारी जो अंदर एयर आ रही है आदर्श परिस्थिति में वो आती थी 1 बार पे, 1 बार पे आती थी तो अंदर जो मास होता था 1 बार के सापेक्ष जो भी डेंसिटी थी गुणे 100 घन सेंटीमीटर। अब वो आ रही है 0.9 बार पे, ये आ रही है 0.8 बार पे। तो आने वाली एयर का अगर प्रेशर ज्यादा है, आने वाली एयर का अगर प्रेशर ज्यादा है तो क्या होगा, ज्यादा डेंसिटी होगी। ज्यादा डेंसिटी होगी तो मास अंदर ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज्यादा होगी। क्या 100 से ऊपर भी हो सकती है? यस, अगर अंदर जो चार्ज या एयर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर आए
तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो एक्चुअल मास है उससे ज्यादा हो जाएगी, परंतु सामान्य इंजन में प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेयर से नीचे होता है। तो इसका मतलब इनकमिंग एयर का चार्ज या प्रेशर इनकमिंग चार्ज या एयर का प्रेशर ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, इलाहाबाद के तुलना में नैनीताल ऊंचाई पे है बेटा, तो नैनीताल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम होगा इलाहाबाद की तुलना में। तो नैनीताल पे इलाहाबाद के तुलना में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी सर? अगर हमारी 100 सीसी की बाइक है 100 सेंटीमीटर क्यूब की, तो यहां पे भी सक करेंगे तो 100 घन सेंटीमीटर सक करेगी, नैनीताल में भी 100 घन सेंटीमीटर सक करेगी। लेकिन नैनीताल में जब 100 घन सेंटीमीटर सक करेगी तो 100 घन सेंटीमीटर गुणे डेंसिटी क्या लेंगे? उस वक्त जो प्रेशर होगा ऊंचाई पे, तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पे बढ़ते हैं प्रेशर घटता जाता है। इसका मतलब वहां पे डेंसिटी कम होगी, तो वहां पे डेंसिटी कम होगी तो अंदर मास कम आएगा इलाहाबाद की तुलना में। तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ती है, और डेंसिटी बढ़ती है तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेशर, इनकमिंग प्रेशर, जो चार्ज या एयर अंदर आ रही है उसका प्रेशर ज्यादा हो तो क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ेगी। प्रेशर ज्यादा होने का मतलब क्या है? प्रेशर ज्यादा होने का मतलब है डेंसिटी का ज्यादा होना। डेंसिटी ज्यादा होगी तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसी को बोलते हैं हम लोग बेटा सुपर चार्जिंग। तो सुपर चार्जिंग में हम लोग कुछ नहीं करते, जो चार्ज या एयर सप्लाई करते हैं उसकी डेंसिटी बढ़ा देते हैं। जब डेंसिटी बढ़ा देते हैं तो क्या होता है? उतनी ही जगह में, उतने ही वॉल्यूम में एयर को ठूस ठूस के भरते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो प्रेशर बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ाना कहने का मतलब डेंसिटी बढ़ा दी, डेंसिटी बढ़ गई तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ गई। और इस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को इस प्रकार से बढ़ा रहे हैं आप, प्रेशर या डेंसिटी बढ़ा के, इस प्रक्रिया को बोलते हैं सुपर चार्जिंग। तो अगर यहां से डिफाइन करें, अगला हमारा नया टॉपिक होगा कल, परेशान मत होइए कि सुपर चार्जिंग क्या है। तो सुपर चार्जिंग में हम जो सक्शन स्ट्रोक के दौरान इंजन को एयर देते हैं अगर डीजल इंजन है, और सक्शन स्ट्रोक के दौरान अंदर जो चार्ज भेजते हैं अगर पेट्रोल इंजन है, उसकी डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। अगर उसकी डेंसिटी को हम बढ़ा देंगे तो इंजन कहलाएगा सुपर चार्ज और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है जी, आई। तो सुपर चार्जिंग क्यों करते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को बढ़ाने की। क्या वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 100 से ऊपर हो सकती है? सर सुना है होती है, सच में होती है, आगे देखिए। अब इसके अलावा ये इस बात पे भी निर्भर करती है कि जो हमारे वॉल्व है, वॉल्व हमेशा बेटा 4 स्ट्रोक इंजन में होते हैं, और जितने भी बेटा बड़े इंजन होते हैं, हाई कैपेसिटी इंजन होते हैं, मोस्टली 4 स्ट्रोक होते हैं। क्यों? क्योंकि 4 स्ट्रोक की थर्मल एफिशिएंसी हाई होती है, इसमें फ्यूल का वेस्टेज नहीं होता। तो इसका मतलब जो वॉल्व की डिजाइन है उस पर भी निर्भर करती है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। इसका क्या मतलब है अभी हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए बेटा, फॉर ए वेल डिजाइंड इंजन, कोई अगर इंजन बढ़िया तरह से डिजाइन किया गया है, साधारण इंजन, सामान्य इंजन, बेटा देखिए बार बार मैं इस्तेमाल कर रहा हूं एक शब्द सामान्य इंजन। सामान्य इंजन का मतलब नॉन सुपर चार्ज इंजन। सामान्य इंजन जो है उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हाई होती है, मतलब 100 से ऊपर तो नहीं होती है, 100 से कम होती है, परंतु हाई साइड में होती है, 90, 95, 80, 85 इस तरह से होती है। ओके, इसका मतलब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है हमारी वो हाई, ठीक है, 90% के आसपास, इसकी 90% के आसपास हाई रेंज में होती है। अब जरा देखते हैं बेटा वॉल्व्स। अब जरा देखिए वॉल्व क्या होते हैं सर? इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व होते हैं। वॉल्व क्या होते हैं? वॉल्व अलाउज एयर फ्यूल मिक्सचर और एग्जॉस्ट गैसेस। बेटा यहां पे कह रहा है एयर फ्यूल मिक्सचर, मतलब ये पेट्रोल इंजन मान के चल रहा है। वॉल्व करते क्या है? सक्शन वॉल्व क्या करता है? अंदर चार्ज को आने की सुविधा देता है या अलाउ करता है, और एग्जॉस्ट गैसेस को इंजन से बाहर फेंकने की सुविधा देता है। तो वॉल्व क्या होते हैं? दीज अलाउज एयर फ्यूल मिक्सचर और एग्जॉस्ट गैसेस टू एंटर एंड लीव द इंजन। सक्शन वॉल्व चार्ज को अंदर आने देता है, एग्जॉस्ट वॉल्व जली हुई गैसेस को बाहर जाने देता है। ये हमारे वॉल्व होते हैं। यहाँ पे एक लगा हुआ है इनलेट वॉल्व, और ये हमारा एग्जॉस्ट वॉल्व। इस वक्त इनलेट वॉल्व खुला दिखाया गया है, तो अंदर चार्ज आ रहा है, इसको ब्लू कलर से दिखाया गया है, क्योंकि बाहर से जो चार्ज आएगा बेटा वो ठंडा होगा। ठंडा का मतलब 0 पे नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे होगा, लेकिन जो जाएगा वो लाल लाल जाएगा, गरम गरम गैसेस जाएंगी, यहाँ पे दिखाया गया। तो ये होते हैं वॉल्व। अब जरा आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का कि सर, अच्छा ये आ गया, थोड़ा सा बात करते हैं। अब सर जरा देखिए यहां पे क्या है। हम कहते हैं कि जब पिस्टन टीडीसी पे होता है, थ्योरी कहती है कि जब पिस्टन टीडीसी पे है इनलेट वॉल्व खुल जाएगा, और पिस्टन बीडीसी पे पहुंचेगा तो इनलेट वॉल्व बंद हो जाएगा। इस दौरान चार्ज का सक्शन होगा। इनलेट वॉल्व खुला, चार्ज अंदर आया, इनलेट वॉल्व बंद हुआ, चार्ज का आना बंद हुआ। अब इस दौरान अंदर जो भी चार्ज आएगा वही तो इसका मास होगा, लेकिन जब इंजन यहां से यहां आ रहा है तो चार्ज के आने का रास्ता क्या है? इनलेट वॉल्व भी से तो आएगा ना। अब इनलेट वॉल्व तो छोटा सा है,
इस दौरान पिस्टन फट से नीचे आ गया, मैंने करके दिखाया आप लोगों को। अगर इंजन 3000 आरपीएम पे चलेगा तो बहुत जल्दी यहां आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में 0.001 सेकंड में नीचे आ जाएगा। अगर इतनी तेजी से नीचे आ जाएगा तो इस दौरान अंदर कितना चार्ज आ पाएगा? बहुत कम आ पाएगा। तो हम करते क्या है, हम सक्शन वॉल्व को थोड़ा पहले खोलते हैं, क्योंकि वॉल्व के खोलने में भी कुछ समय लगता है, और सक्शन वॉल्व कुछ देर बाद बंद करते हैं। इसका मतलब अब हमारा वॉल्व थोड़ी ज्यादा देर के लिए खुलेगा। अगर वॉल्व थोड़ा ज्यादा देर के लिए खुलेगा तो अंदर चार्ज थोड़ा ज्यादा आएगा। तो ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, इंजन में वास्तव में थोड़ा ज्यादा चार्ज भरने की कोशिश कर रहे हैं। और इंजन में अगर हम थोड़ा वास्तव में ज्यादा चार्ज भरने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यही चीज लिखी गई है। ओपनिंग इनलेट वॉल्व, अगर हम इनलेट वॉल्व को टीडीसी के पहले खोल देते हैं और उसको हम क्लोज कर रहे हैं आफ्टर बीडीसी, खोल रहे हैं इसके पहले, बंद कर रहे हैं इसके बाद, तो हमारा सक्शन स्ट्रोक का टाइम बढ़ गया। सक्शन को टाइम बढ़ गया मतलब अंदर चार्ज थोड़ा ज्यादा देर तक आएगा। अगर अंदर चार्ज थोड़ा ज्यादा देर तक आएगा तो अंदर उतनी ही जगह में क्या है, चार्ज के या एयर के ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे। अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे तो उससे क्या होगा, उन मॉलिक्यूल से ज्यादा प्रेशर बनेगा। ज्यादा प्रेशर मतलब ज्यादा डेंसिटी, उतनी ही जगह में ज्यादा डेंसिटी मतलब मास ज्यादा। इसका मतलब ऐसा करके हम कर क्या रहे हैं, ऐसा करके हम अपने इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं। ये भी बेटा एक गाइड में क्वेश्चन है, इसको मैंने पॉइंट के रूप में बना दिया है। तो क्या होते हैं इनलेट वॉल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, उसके बारे में बात किया। हम लोग इनलेट वॉल्व को पहले खोलते हैं, टीडीसी के पहले खोलते हैं और बीडीसी के बाद बंद करते हैं। ऐसा करके क्या करते हैं, ऐसा करके हम अपने सक्शन स्ट्रोक का टाइम बढ़ा लेते हैं। सक्शन स्ट्रोक का टाइम बढ़ा लेते हैं तो क्या होता है, उसी इनलेट वॉल्व से अंदर ज्यादा चार्ज या एयर आता है। उतनी ही वॉल्यूम में जब ज्यादा चार्ज या एयर आता है तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। उतने ही वॉल्यूम में डेंसिटी बढ़ जाने से एक्चुअल मास बढ़ जाता है। एक्चुअल मास बढ़ जाने से हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ऐसा करके हम अपने इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। किसी अच्छी गाइड में ये प्रश्न है, मैंने इसको डिस्कस कर दिया। आइए थोड़ा तीसरा देखते हैं। अब सर कौन से वॉल्व का साइज छोटा बड़ा होता है? सर सेम होता है। मैंने कहा ना, जरा देखिए, इनटेक का साइज ज्यादा है तो इनटेक वॉल्व का साइज ज्यादा होता है एग्जॉस्ट वॉल्व के तुलना में। इसका मतलब अगर हम यहां पे बात करें डायमीटर, तो डायमीटर ऑफ इनटेक वॉल्व इज ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ एग्जॉस्ट। हमेशा इनटेक वॉल्व का साइज बड़ा होता है एग्जॉस्ट वॉल्व के तुलना में। सर ऐसा क्यों? मैंने कहा बेटा इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, थोड़ा सा मैं करने की कोशिश करता हूं। ये देखिए मेरा आदर्श इंडिकेटर डायग्राम है। कौन सा है? आइडियल इंडिकेटर डायग्राम। किसका है? ये ऑटो साइकिल का। ये ऑटो साइकिल का आइडियल इंडिकेटर डायग्राम है। इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है? प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ। अब अगर हम इसी के ऊपर थोड़ा सा एक दूसरी कलर से ले ले, मान लीजिए हमने ग्रीन कलर ले लिया और हमने एक्चुअल डायग्राम खींचा, तो देखिए ये हमारा एक्चुअल डायग्राम, ये कुछ इस। अब जरा देखिए सक्शन के दौरान क्या हो रहा है। सक्शन के दौरान बेटा, सक्शन के दौरान अंदर डिफरेंस ऑफ प्रेशर कम है, मतलब एटमॉस्फेयर, बाहर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर है एटमॉस्फेयर से कम, लेकिन बाहर है 1 बार, अंदर है 0.9 बार। अंदर जो चार्ज आ रहा है उसके आने की रफ्तार कम है, तो डेल्टा पी कम है। जब डेल्टा पी कम है, प्रेशर डिफरेंस कम है, तो चार्ज अंदर तो आ रहा है, बाहर 1 बार है, अंदर 0.9 बार है, तो चार्ज अंदर तो आ रहा है, लेकिन उस छोटी सी एरिया से चार्ज को आने में दिक्कत हो रही है। तो क्या चाहते हैं हम, थोड़ा सा इनलेट वॉल्व का मुंह बड़ा कर दें, ताकि डेल्टा पी कम है, एरिया बढ़ा दे तो चार्ज थोड़ा ज्यादा अंदर आए। क्योंकि हम समझ चुके हैं सक्शन स्ट्रोक के दौरान जितना हम चार्ज लेंगे, जितना हम सुबह खा के अपना बढ़िया से नाश्ता करके पेट टंकी फुल करके आएंगे, क्योंकि ये जो भोजन हमने सुबह किया है यही हमें ताकत देगा। इंजन में जो तुम चार्ज सक करोगे यही जलेगा, इसी से कंबशन गैस बनेगी, इसी से पावर पैदा होगी। तो हमारा एम क्या है कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान अंदर जम के चार्ज लें, जम के एयर लें। ज्यादा एयर लेंगे तो उससे हम ज्यादा फ्यूल जला पाएंगे, डीजल, तभी तो हम अच्छी पावर डेवलप कर पाएंगे। इसका मतलब शुरू में प्रेशर डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो अंदर ज्यादा चार्ज आए जो हमारी इच्छा है, उसके लिए हमें एरिया बढ़ानी पड़ती है। लेकिन एग्जॉस्ट केस में देखिए, एग्जॉस्ट जो ये आइडियल एग्जॉस्ट है, ये एक्चुअल एग्जॉस्ट है। यहां पे देखिए लाल वाला आइडियल सेक्शन है और ग्रीन वाला एक्चुअल सेक्शन है। तो इसका मतलब आइडियल डायग्राम और एक्चुअल डायग्राम में जब देखते हैं तो सक्शन के दौरान जो डेल्टा पी होता है वो कम होता है, प्रेशर डिफरेंस कम होता है, बाहर 1 बार, अंदर 0.9 बार। चार्ज को सक करने के लिए हम एरिया थोड़ी बढ़ा देते हैं इनलेट वॉल्व की, ताकि इतनी देर में ज्यादा चार्ज आ जाए। लेकिन इधर देखिए ये 1 बार, तो यहां पे डेल्टा पी देखिए एग्जॉस्ट के केस में
ये 1 बार है तो ये मान लीजिए 1.5 बार है। यहां पे डेल्टा पी ज्यादा है, डेल्टा पी ज्यादा है तो उतने ही चार्ज को बाहर, जली हुई गैस को बाहर फेंकने के लिए कम एरिया से काम चलेगा। तो नॉर्मली इसका जवाब ये है कि इनटेक प्रोसेस के दौरान जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो कम होता है, तो उतने ही समय में ज्यादा चार्ज को सक करने के लिए हम इनलेट वाल्व का एरिया थोड़ा बढ़ा दें। परंतु एग्जॉस्ट प्रोसेस के दौरान प्रेशर डिफरेंस थोड़ा ज्यादा होता है, तो जो चार्ज आपने सक किया यही तो जलने के बाद बाहर जाएगा, इसको बाहर फेंकने के लिए हमें ज्यादा एरिया की जरूरत नहीं पड़ती। इनलेट इंटेक वाल्व, अब बेटा कंफ्यूज करता है सर इंटेक बड़ा है कि एग्जॉस्ट, तो मैं थोड़ा सा गलत तरीके से बता रहा हूं, आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन ईश्वर ने हम लोगों को भी इंटेक और एग्जॉस्ट वाल्व दिया है। जो हमारा मुंह है ये इंटेक वाल्व है, और एक हमारा एग्जॉस्ट वाल्व भी जो मॉर्निंग में सुबह काम आता है। अब जरा सोच लीजिए इंटेक वाल्व बड़ा है कि एग्जॉस्ट वाल्व बड़ा है? इंटेक वाल्व काफी बड़ा है एग्जॉस्ट वाल्व की तुलना में। इसका मतलब इंटेक वाल्व बड़ा होता है, एग्जॉस्ट वाल्व छोटा होता है साइज में। ये ह्यूमन इंजन भी है बेटा, तो ह्यूमन इंजन पे लगा लीजिए, आंसर आपका सही हो जाएगा। लेकिन मैंने यहां आपको प्रेशर डिफरेंस वाले लॉजिक से बताने की कोशिश भी। अब इसी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा, ये जो वॉल्व्स होते हैं, अब इन वॉल्व की साइज, मान लीजिए आपको यहां पे आपने सर इनलेट वॉल्व इतना बड़ा बना दिया और एग्जॉस्ट वॉल्व इतना बना दिया, तो वॉल्व जैसे से बड़ा बनाते जाएंगे इसका इनर्शिया है जो खुलने और बंद होने में ज्यादा समय लगेगा। लेकिन सर हमें एरिया ज्यादा चाहिए ताकि हम कम समय में, क्योंकि इंजन हाई आरपीएम पे जब चलेगा, देखिए आरपीएम हमें हाई इसलिए करना है कि इंडिकेटेड पावर ज्यादा चाहिए, लेकिन आरपीएम हाई कर रहे हैं तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो जा रही है। सर एरिया बढ़ा दीजिए। सर एरिया बढ़ा रहे हैं तो वॉल्व का इनर्शिया बढ़ जा रहा है, वॉल्व को खुलने बंद होने में ज्यादा समय लग रहा है। देखा, कोई बात नहीं, आप इतनी ही इनलेट एरिया को 2 इनलेट वॉल्व लगा के पैदा कर लीजिए। इसका मतलब अगर हम वॉल्व को तोड़ दें, उनकी साइज को छोटा कर दें, इनलेट एरिया हमें चाहिए थी इतनी, अब इतनी इनलेट एरिया पाने के लिए 1 इनलेट वॉल्व लगाया जाए, 1 इनलेट वॉल्व, 1 इनलेट वॉल्व और 1 एग्जॉस्ट वॉल्व। या एक तरीका हो सकता है इतना एरिया पाने के लिए 2 इनलेट वॉल्व लगा दिए जाएं। जब 2 वॉल्व कर दिए जाएंगे तो उनका इंडिविजुअली इनर्शिया कम हो जाएगा, मतलब खुलने और बंद होने में कम समय लेंगे, जब भारी हो जाएगा तो ज्यादा समय लेगा। इसका मतलब ये, तो हम लोग करते क्या है, क्योंकि वॉल्व की साइज हम बहुत नहीं बढ़ा सकते एरिया बढ़ाने के लिए, क्योंकि वॉल्व की साइज बढ़ाते हैं तो इनर्शिया पिक्चर में आ जाता है, तो उसकी वजह से हम लोग करते हैं वॉल्व्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन साइज, मतलब ये सीमित है साइज में। सो मल्टीपल वॉल्व्स आर यूज्ड इंस्टेड इन सिंगल सिलेंडर। अब देखिए बेटा, पुराने जमाने में 2 वॉल्व इंजन होते थे, एक सक्शन, ये एग्जॉस्ट, या ये इनटेक, ये एग्जॉस्ट। लेकिन फिर क्या हुआ, 3 वॉल्व इंजन आए, 2 सक्शन 1 एग्जॉस्ट, इन दोनों का मिलकर एरिया इससे ज्यादा है। फिर आए 4 वॉल्व इंजन, तो आजकल बेटा जितने भी हमारे 2 व्हीलर्स हैं उसमें तो ये है, लेकिन जितने भी हमारे 4 व्हीलर्स हैं, 4 पहिया वाहन है, कार, ट्रक वगैरह, उस सब में 4 वॉल्व चल, मतलब 2 सक्शन 2 एग्जॉस्ट। लेकिन इन 2 सक्शन को मिला के जो एरिया है इन 2 एग्जॉस्ट की तुलना में ज्यादा है। सिंगल में भी सक्शन की एरिया एग्जॉस्ट ज्यादा थी, इन दोनों की एरिया मिलकर इससे ज्यादा है, इन दोनों की एरिया मिलकर इन दोनों के मिलकर ज्यादा है। और कभी कभी 5 वॉल्व इंजन भी, अगर 5 वॉल्व इंजन है तो 3 सक्शन 2 एग्जॉस्ट। तो मल्टीपल वॉल्व क्यों लगाए जाते हैं सर? मल्टीपल वॉल्व इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हमारी इनटेक और एग्जिट की जो एरिया है वो बढ़े। इनटेक ज्यादा होता है, एग्जिट कम होता है। अगर एरिया बढ़ जाएगी तो उतने ही समय में हम ज्यादा चार्ज सक कर पाएंगे और ज्यादा जली गैस को बाहर फेंक पाएंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम लोग मल्टी वॉल्व इंजन, तो आजकल आधुनिक उसमें कम से कम 4 वॉल्व पर सिलेंडर का कॉन्सेप्ट है। तो आपकी जितनी भी कारें हैं, ऑल्टो वगैरह, जो आपकी नॉर्मल मारुति की ऑर्डिनरी कार है, उसमें भी 4 वॉल्व्स पर सिलेंडर है। 3 सिलेंडर की मारुति है आपकी, जो 800 सीसी की मारुति है ऑल्टो, लेकिन हर सिलेंडर में 4-4 वॉल्व है। तो कभी भी आप एनिमेशन वगैरह देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे वहां पे 4 वॉल्व, 4 वॉल्व, मल्टी वॉल्व। अब बेटा एक और प्रश्न बनता है इसका, बेटा ये हमारा इनटेक वॉल्व है, ये हमारा एग्जॉस्ट वॉल्व, बताइए इन दोनों वॉल्व में से कौन सा वॉल्व तुलनात्मक रूप से गर्म रहेगा? देखिए बेटा, इससे हमारा क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है, कहां से? एटमॉस्फेयर। या इससे क्या आ रही है, एयर आ रही है, कहां से? एटमॉस्फेयर से। तो यहां से चार्ज या एयर जो भी आ रहा है वो एटमॉस्फेयर से आ रहा है, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा। तो हर बार इसमें एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का चार्ज या एयर संपर्क में आ रही है, इसका टेम्परेचर, इंजन चल रहा है तो गर्म तो होगा ही होगा, वहां पे हाई टेम्परेचर, लेकिन चूंकि इसमें बार बार एटमॉस्फेयर की एयर आ रही है, तुलनात्मक रूप से ठंडा रहेगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, हर बार जली हुई गैसेस हाई टेम्परेचर पे बाहर जा रही है, एग्जॉस्ट गैस जो जाती है गर्म होती है,
इसका मतलब इसका संपर्क बार बार हॉट गैस से हो रहा है, इसका संपर्क बार बार कोल्ड एयर या कोल्ड चार्ज से हो रहा है, तो तुलनात्मक रूप से एग्जॉस्ट वॉल्व ज्यादा गर्म हो जाएगा। अब अगर एग्जॉस्ट वॉल्व ज्यादा गर्म हो जाएगा तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, खासकर पेट्रोल इंजन में डिटोनेशन और प्री इग्निशन की समस्या आती है। तो हम लोग करते क्या है, एग्जॉस्ट वॉल्व को ज्यादा गर्म नहीं होने देना चाहते। तो आप समझिए एग्जॉस्ट वॉल्व आर सोडियम फिल्ड, तो एग्जॉस्ट वॉल्व जो है खोखले बनाए जाते हैं और उसमें सोडियम भर दिया जाता है ताकि उनका टेम्परेचर थोड़ा सा, सोडियम जो है 97.5 डिग्री पे पिघल जाता है और हीट कंज्यूम कर लेता है, हीट खा लेता है। इससे हमारा क्या होता है, वॉल्व थोड़ा सा ठंडा होता है। तो इसका मतलब इनमें से कौन सा वॉल्व खोखला होता है? सर एग्जॉस्ट वॉल्व खोखला होता है। इस खोखले वॉल्व में क्या भरते हैं सर? सोडियम भर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है सर? सोडियम पिघलता है तो हीट लेता है और इस प्रकार जब वो हीट लेता है तो एग्जॉस्ट वॉल्व का टेम्परेचर डाउन करता है। हाँ, मतलब इसके अंदर हमारे सोडियम फिल्ड वॉल्व होते हैं, इसलिए टेम्परेचर को डाउन रखने के लिए। टेम्परेचर हाई होगा तो क्या हो जाएगा सर? बहुत सारी समस्याएं आएंगी, खास करके डिटोनेशन के या समस्या हो। तो ये सारी बातें हम लोगों की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी से रिलेटेड। बेटा हम लोगों ने एक तरह से आज डिफरेंट तरह की एफिशिएंसीज के बारे में पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा हम लोगों ने मैकेनिकल एफिशिएंसी, क्या होती है? इंजन की ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर। फिर हमने पढ़ा इंजन की थर्मल एफिशिएंसी, दो प्रकार की होती है, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी और ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है? जो इंडिकेटेड पावर हमको मिली है और हमने इंजन को जो एनर्जी दी है उसका रेशियो। ब्रेक थर्मल क्या होती है? जो इंजन ने हमें ब्रेक पावर दी है और हमने जो इंजन को एनर्जी दी है उसका रेशियो। इसके अलावा ये हम लोगों ने पहली पढ़ी, ये दूसरी पढ़ी। तीसरी हम लोगों ने पढ़ी रिलेटिव एफिशिएंसी। रिलेटिव एफिशिएंसी क्या होती है? जब इंजन की थर्मल एफिशिएंसी को, चाहे इसको चाहे इसको, हम आदर्श एफिशिएंसी से कंपेयर करते हैं, मतलब जब हम एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी को आदर्श थर्मल एफिशिएंसी से कंपेयर करते हैं, आदर्श का मतलब एयर स्टैंडर्ड साइकिल वाली थर्मल एफिशिएंसी से कंपेयर करते हैं, तो क्या होता है? तो रिलेटिव एफिशिएंसी आती है। अभी लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है? सक्शन स्ट्रोक के दौरान इंजन सिलेंडर के अंदर वास्तव में जो चार्ज या एयर आया है उसका मास और आदर्श परिस्थितियों में, आदर्श परिस्थितियों का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर, वायुमंडलीय दाब और ताप के परिस्थितियों में अंदर जो चार्ज आ सकता था, इसके रेशियो को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। हमारी इच्छा क्या होगी? हमारी इच्छा होगी ये भी हाई हो, ये भी हाई हो, ये भी हाई हो और ये भी हाई। लेकिन हर एक एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके हैं। तो मेरी कहने का पर्पस थोड़ा अगर समझ गए तो मैं 2 मिनट के अंदर इसको जोड़ना चाहता हूं। आइए जरा देखते हैं। अब जरा देखिए बेटा, ये है हमारा आईडीसी, ये है हमारा ओडीसी, ये है हमारा पिस्टन। इस पिस्टन पे हमें इंडिकेटेड पावर मिलती है और ये। अब देखिए बेटा, यहां पे हमारा स्पार्क प्लग लगा है या इंजेक्टर लगा है। सबसे पहले पिक्चर में आती है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। कहने का मतलब कि इंजन को भरपूर चार्ज या भरपूर एयर दो, उसी सख्त वॉल्यूम में ठूस ठूस के दो। जितना ज्यादा चार्ज या एयर वो सक करेगा, इसी को जलाएगा, इसी को जलाएगा तो ताकत मिलेगी। फिर इसी ताकत को तुम क्रैंकशाफ्ट पे ले जाओगे। आया ही कम है तो क्या होगा? मैं दिन में अच्छा पढ़ा पाऊंगा कि नहीं, मैं ज्यादा आउटपुट दे पाऊंगा नहीं। ठीक है, ये इस बात पर निर्भर करेगा मैं नाश्ता सा करके आया हूं कि नहीं। अगर नाश्ता सा करके नहीं आया तो मैं चाह के भी आपको बेहतर नहीं पढ़ा सकता, शाम तक थक जाऊंगा, बोल जाऊंगा। तो सबसे पहले हम चाहते हैं इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को हाई करो। कैसे करो? इनलेट वॉल्व को बड़ा बनाओ, एग्जॉस्ट वॉल्व हो सके तो इंजन को लो आरपीएम पे डिजाइन करो। अगर वातावरण का टेम्परेचर डाउन है तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हाई रहेगी, लेकिन वातावरण हमारे कंट्रोल में नहीं, तो क्या करो? इंजन को जो चार्ज दो, टेम्परेचर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम इंजन को जो चार्ज दें या एयर दें उसको हाई प्रेशर पे दें। जब हाई प्रेशर पे देंगे तो उतने ही वॉल्यूम होता है। इसका मतलब हम कोशिश करें कि हमारे इंजन की सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हाई हो। अब अगर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हाई है, इसका मतलब आपने इस वॉल्यूम में भरपूर चार्ज या एयर, जितना मैक्सिमम मास दे सकते थे वो दे दिया। अब आप इसको अच्छी तरह से जलाइए। कहने का मतलब चिंगारी से, या ताकि जो आपकी हीट पैदा हो वो वर्क के रूप में यहां पे जब मिले तो बेहतर मिले। ये कहलाती है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। और उसके बाद आप यहां से लेकर यहां तक जब कन्वर्ट करेंगे, जब इस इंडिकेटेड पावर को ब्रेक पावर बनाएंगे, तो इस सिस्टम की एफिशिएंसी अच्छा करिए। ये क्या है? मैकेनिकल एफिशिएंसी, ये वाली। और ये वाली कौन सी है? ये है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी।
इन दोनों को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को अच्छा करिए ताकि इंजन के अंदर भरपूर चार्ज जाए, फिर उस चार्ज को बेहतर तरीके से जला के पिस्टन के ऊपर अधिक से अधिक कार्य प्राप्त करिए, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी को बढ़िया करिए। अब इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी अच्छी है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अच्छी है, लेकिन तुम्हारे इस एरिया में इतना फ्रिक्शन है कि आउटपुट पावर वहां पहुंचते पहुंचते बहुत कम हो गए। तो क्या हुआ, बहुत बढ़िया वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी थी, बहुत बढ़िया इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी थी, लेकिन ये वाली एफिशिएंसी ने सब चौपट कर दिया। तो इस मैकेनिकल एफिशिएंसी को भी अच्छा करिए। टीचर ने तो मान लीजिए आप कह रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ा दिया, नोट्स भी बड़े अच्छे दे दिए, तुमने पढ़ा ही नहीं। तो किसी भी सिस्टम को एफिशिएंट होने के लिए उसके बीच में सभी एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अच्छी हो, उसके बाद क्या है, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी अच्छी हो, उसके बाद क्या है, वो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी जब आपको ये इंडिकेटेड पावर जब ब्रेक पावर के रूप में बने तो मैकेनिकल तंत्र अच्छा। तो अब समझिए हम लोग के पढ़ाई के केस में, अब मैं पूछूं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पिक्चर में आ गई कि इस सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी। सर ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी, सर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को हाई करिए, कैसे करते हो देख चुके हैं पीछे, फिर इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी को हाई से हाई करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद मैकेनिकल एफिशिएंसी को हाई करिए। जब ये तीनों एफिशिएंसी हाई होंगी तो ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो अपने आप हाई। इस बात को पकड़ पाए हैं आप लोग, चलें ओके। तो हमारा बेटा एफिशिएंसी का चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब सॉरी टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी सबसे महत्वपूर्ण हो रही है। सबसे पहले यही है चार्ज या एयर भरपूर दिया जाए सिलेंडर को, इंजन को, इसके लिए हम लोग करते हैं सुपर चार्जिंग। तो हम लोग अगले टॉपिक में थोड़ा सा अगले नेक्स्ट टर्न में सुपर चार्जिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे, और वो मेरे ख्याल से लास्ट होगा इस चैप्टर। ठीक है ओके, थैंक यू वेरी मच।